2014 चुनाव से पहले चेहरा बदलने की कोशिश में जुटी कांग्रेस पार्टी। जयंती नटराजन का इस्तीफा, सचिन पायलट, आजाद, जयराम और आनंद शर्मा भी दे सकते हैं इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल ने की बिजली विभाग के इंजीनियरों से मुलाकात। विधानसभा चुनाव में आपने किया था 50% बिजली के बिल में कमी करने का वादा। देवयानी मामले में भारत को अब भी अमेरिका से नरम रुख की उम्मीद। SC/ST कमीशन ने भी ली विदेश मंत्रालय से जानकारी। आर्म्स एक्ट में सजा काट रहे संजय दत्त पैरोल पर आए जेल के बाहर। पत्नी मान्यता दत्त की बीमारी का हवाला देकर मिली थी पैरोल। 1 महीने रहेंगे जेल से बाहर। और जोहानिसबर्ग टेस्ट में चौथे दिन का खेल शुरू। भारत बड़े स्कोर की ओर, पुजारा ने किया 150 रन पूरा। आज हम आपके सामने एक ऐसा सच रखने जा रहे हैं जिसके बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या यही हमारा हिंदुस्तान है। सदियों से यह परंपरा हिंदुस्तान में चली आ रही है कि अगर आप अपने माता पिता को पूजते नहीं हैं, उनके पांव नहीं छूते, उन्हें आदर और सत्कार के साथ अपने घर में जगह नहीं देते, उनके साथ सहयोग करते हुए नहीं रहते, तो शायद आप एक अच्छे वारिस नहीं हैं। इतना ही नहीं, श्रवण कुमार की कहानी हर किसी ने इस देश में सुनी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने माता पिता को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप बूढ़े होते हुए जाएं और एक ऐसी उम्र में आप पहुंच जाएं जहां आपके हाथ पैर खुद न चलते हों, आप बीमार हों, कमजोर हों, और वो बच्चे जिन्हें आपने पैदा किया, जो आपकी हर चीज के वारिस हैं, वही बच्चे आपकी मौत के दुश्मन बन जाएं, आपको खुद अपने घर में मौत के घाट उतार दें। यह सच्चाई है और इस सच्चाई से आज पर्दा उठाएगा न्यूज नेशन। हम आपके सामने पेश करेंगे दक्षिण तमिलनाडु की वो हकीकत जिसे देखकर आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी हमारे देश में परंपरा के नाम पर किया जा सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे दक्षिण तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा प्रांत, एक बहुत बड़ा तबका अपने बुजुर्गों को मौत की नींद सुलाता है। और इसमें पूरा का पूरा परिवार, आस पड़ोस के लोग, सब कोई सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रशासन चाहे स्थानीय हो या राज्य सरकार, हर कोई आंख मूंद कर यहां बैठा रहता है। यह सच आज आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज नेशन पर। अपने घर के बाहर बर्तन साफ कर रही 70 साल की बुजुर्ग महिला किसी खौफ में जिंदा है। अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपनी ही औलाद के सहारे अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से को डर के साए में काट रही है ये बुजुर्ग महिला। प्रॉपर्टी है तो ठीक, वरना मार देंगे। डर तो है ही, डर के बिना थोड़ी ही जिंदगी चलती है मेरी। लेकिन किसका डर है? कौन डरा रहा है इस बुजुर्ग महिला को इसके अपने ही घर में? इसके डर की वजह कोई भी सुनेगा तो उसकी भी रूह कांप उठेगी और वो दुआ मांगेगा कि ऊपर वाले किसी को सपने में भी ऐसा डर न दे। कत्ल का डर, और वो भी अपनी औलाद के हाथ। ये बात किसी के भी पैरों तले की जमीन खिसकाने के लिए बहुत है। क्या आपने पहले कभी सुना है ऐसा डरावना सच? एक बार फिर सुन लीजिए इस डर का राज क्या है। हाँ, होता है। जब तक मर नहीं जाती पानी डालकर मारते हैं। क्या अंदर ही करते हैं? अंदर ही मार देते हैं, नारियल पानी देकर। घर पर कोई नहीं होता और खासकर जब ध्यान नहीं रख पाते हैं। जी हाँ, यही डर है विल्लम्मा का। विल्लम्मा डर रही है अपनी ही औलाद से जिसे विल्लम्मा ने अपनी कोख से जना, अपने दूध से जिंदा रखा है और अपनी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया।
विलम्मा को डर है कि कहीं बढ़ती उम्र के चलते उसके घर वाले उसे बोझ न समझने लगे, क्योंकि जैसे ही इस इलाके में कोई बुजुर्ग अपने घर वालों को बोझ नजर आने लगता है तो कुछ घर वाले उसकी देखभाल का नहीं बल्कि मौत का इंतजाम करते हैं। लेकिन आपको दहलाने के लिए इतना ही काफी नहीं। बुजुर्गों का कत्ल इस इलाके में कत्ल नहीं बल्कि परंपरा है, और इस परंपरा का नाम है तलई कुथल। तलई कुथल यानी तेल से स्नान, लेकिन दक्षिण तमिलनाडु में इसके मायने हैं मौत का स्नान। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें एक दिन कपड़े बदलकर तेल से मालिश कर ठंडे पानी से नहलाकर नारियल पानी पिलाकर मार देते हैं। रेंडी का तेल, मूंगफली का तेल और नारियल तेल मिलाकर सिर में लगा दो, फिर पानी से नहलाकर उसे नारियल पानी पिला दो। वो किया तो मर जाएगी। हमने तलई कुथल के बारे में सुना तो हमें यकीन नहीं हुआ, और न्यूज नेशन ने इसका सच जानने के लिए शुरू कर दिया स्टिंग ऑपरेशन। कहानी 1, 2 या 10 विलम्माओं की नहीं है। ये कहानी है तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में रहने वाले सैकड़ों हजारों बुजुर्गों के डर की। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा डर जिसके साए में जिंदा हैं हजारों बुजुर्ग। जैसे जैसे हम मामले की तहकीकात में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे परंपरा के नाम पर कत्ल किए जा रहे बुजुर्गों की डरावनी हकीकत हमारे सामने आती है। न्यूज नेशन परंपरा के नाम पर बुजुर्गों के इस कत्ल के खेल की हर परत से पर्दा उठाएगा। आप देखते रहिए ऑपरेशन मौत का स्नान। ऑपरेशन मौत का स्नान, जी हां, यही वो ऑपरेशन है जिसके जरिए आज हम आपके सामने ये सच उजागर करने जा रहे हैं। कहा जाता है मौत का दूसरा नाम किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। उन तमाम बुजुर्गों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चों के हाथों में दे दी। वो बुजुर्ग जिन्हें ये उम्मीद होती है कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमारी देखभाल करेंगे, लेकिन यहां बुढ़ापा का मतलब होता है मौत, क्योंकि आपकी लाचारी उन बच्चों को बर्दाश्त नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में किस तरीके से तहकीकात करते चले गए उससे अब पर्दा उठाते हैं आपके सामने। न्यूज नेशन ने तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में अपनी पड़ताल शुरू की और हमने कई बुजुर्गों से बातचीत की। बातचीत के दौरान हमें यह बात समझ में आई कि दरअसल ये सदियों पुरानी परंपरा है जिसकी वजह से वहां पर तमाम बुजुर्ग बड़े ही खौफजदा हैं। हर किसी के दिल में बस एक ही डर है, हम बुजुर्ग हो गए, हाथ पैर चलना बंद हो गया, हम बीमार हो गए, अब हमें मरने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका तलई कुथल कभी भी किया जा सकता है। और यही सच है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, हम बार बार इस बात को आपके सामने रखना चाहेंगे, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार को इस परंपरा के बारे में पूरी तरीके से पता है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन तमाम कातिलों को हम आपके सामने पेश करेंगे जिन्होंने अपने बुजुर्गों को मौत के घाट खुद उतारा है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। गांव अलग्यानल्लू, जिला विरुद्धनगर, तमिलनाडु। न्यूज नेशन की टीम जब गांव में पहुंची तो उसकी मुलाकात हुई 70 साल की विलम्मा से। विलम्मा को हर डूबता सूरज डराता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि किस शाम उसका अपना खून विलम्मा को बोझ समझने लगे और अगले दिन का उगता सूरज विलम्मा को नसीब ही ना हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ विलम्मा की नहीं है। हम आपको मिलवाते हैं इसी गांव की एक बुजुर्ग महिला से, 68 साल की मुथम्मा। न्यूज नेशन की टीम ने मुथम्मा से जरा सी बात की और उसने अपनी सारी राम कहानी सुना दी। चलिए दादी, वहाँ चलकर बात करते हैं। सरकार पैसे नहीं भेजती, क्या करें पता नहीं। तू कुछ बोल उनको। देख ये पैर भी कितने दर्द करते हैं, चल नहीं पाती हूँ। न्यूज नेशन को उस वक्त हैरानी हुई जब उस महिला ने कहा कि वो तलई कुथल के डर से अब इस गांव में नहीं रहना चाहती। वो मौत के इस चक्र से निकलकर भागना चाहती है। मुथम्मा जानती है कि किसी भी रोज मौत उसके गले आ लगेगी और मौत को उस तक लाने वाले होंगे उसके अपने। न्यूज नेशन की टीम ने मुथम्मा से कहा कि क्या वो हमारे साथ गांव छोड़ने को तैयार है।
आप खुद देखिए कि मुथम्मा किस तरह से अपने पेट से जन्मे बच्चों को छोड़कर अजनबियों के साथ अनजानी जगह पर जाने के लिए कितनी आसानी से तैयार हो जाती है। मुझे ले जा तेरे साथ, खाना देना, प्यार देना और मर जाऊं तो फेंक देना। मर जाऊं तो फेंक देना। जी हाँ, ऐसा ही कह रही है ये महिला। मुथम्मा ने अपनी पूरी जवानी बच्चों की परवरिश करने में गुजार दी। इस घर को बनाने में मुथम्मा ने न जाने कितने पापड़ बेले होंगे, लेकिन जब उम्र के आखिरी पड़ाव में उसको मदद की जरूरत हुई तो उसे औलाद से सहारा नहीं बल्कि मौत का डर मिल रहा है। मुथम्मा का डर बेजा भी नहीं था, क्योंकि वहीं खड़े मुथम्मा के बेटे से हमने पूछा कि क्या हम इसको ले जा सकते हैं। तो जरा आप खुद सुनिए कि कितनी आसानी से बेटे ने अपनी माँ से पल्ला छुड़ाने की बात कह दी। हाँ बिल्कुल ले जा, मुझे क्या करना है, कहीं भी रहे मुझे क्या, ले जा। आपने कभी किसी बेटे को इतनी बेशर्मी से अपनी माँ से हाथ छुड़ाने का कोई मामला शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये बेहद आम बात है। अब आप मिलिए इसी गांव की एक और बुजुर्ग महिला से। इस बुजुर्ग ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन वो इस सच को आपके सामने रख रही है कि किस तरह आसानी से अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार देते हैं यहाँ कुछ लोग। करते हैं, नारियल पानी पिलाते हैं। पास के गांव में भी बहुत हुए हैं। क्या घर के अंदर ही करते हैं? यार को मैं हाँ घर में ही करते हैं, पता ही नहीं चलता। कैसे करते हैं? कैसे? वही तेल से मालिश करके नहलाकर पानी पिला देते हैं और मर जाते हैं। जो चल नहीं पाते बोझ बन जाते हैं। पैसे नहीं है, जो कमाते नहीं उन्हें कौन देखेगा, तो वो क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்குமான்னு கேக்குறேன்। அப்போ ரொம்ப இப்போ நீங்க வந்து ரொம்ப ஓல்ட் ஆயிட்டாங்க, அப்போ வந்து அது உள்ளே ஒரு பயம் இருக்கும்ல। क्या आपको भी डर है कि आपके साथ भी करेंगे? हाँ वो तो है ही। आप भूले तो नहीं होंगे विलम्मा की पोती का बयान। हम एक बार फिर आपको विलम्मा की पोती की जुबानी सुनाते हैं कि गांव में कुछ लोगों के लिए अपने बुजुर्गों का कत्ल करना कितनी आम बात है। अंदर ही मार देते हैं नारियल पानी देकर। घर पर कोई नहीं होता और खासकर जब ध्यान नहीं रख पाते हैं। बुजुर्ग के हाथ पैरों ने काम करना बंद किया नहीं कि औलाद को याद आने लगता है तलई कुथल। तलई कुथल इस इलाके में एक ऐसी परंपरा जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप तलई कुथल का नाम ले लीजिए और लोग समझ जाएंगे कि आप एक ऐसे कत्ल की बात कर रहे हैं जो अपनों ने किया है, और वो भी खामोशी से नहीं बल्कि पड़ोसी रिश्तेदार सबकी जानकारी में। आगे हम आपको बताएंगे कि तलई कुथल क्या है, कैसे होता है ये सब, और कैसे दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत मरते हैं कुछ बुजुर्ग जिनको शायद मरने का इतना दर्द नहीं होता जितना कि अपनों के हाथों से मरने का होता है। तलई कुथल की इस डरावनी हकीकत को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का ऑपरेशन मौत का स्नान। अगर इन तमाम बुजुर्गों की बातों को सुनकर आपके रोंगटे अभी खड़े नहीं हो रहे तो हम आपको यकीन दिला दें कि कुछ ही देर में जो आगे हम रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वहां हम उन कातिलों को आपके सामने बेनकाब करेंगे जिन्होंने खुद अपनी सास, अपनी मां, अपने पति, इन तमाम लोगों की हत्याएं की हैं। इन तमाम लोगों को हम आपके सामने पेश करेंगे। आप लगातार देखते रहिए हमारे साथ ये और हमारा एक खास ऑपरेशन मौत का स्नान। हमारे साथ इस वक्त इस पूरे रिपोर्ट को फाइल करने वाले धीरेन्द्र पुंडीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अरुणा ब्रूठा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुणा जी, एक बहुत ही संक्षेप में जवाब दीजिएगा। तमिलनाडु में खास करके दक्षिणी इलाकों में ये परंपरा बहुत आम है जहां पर वो अपने बुजुर्गों को इस तरीके से मार डालते हैं। ये क्या मानसिकता है? क्या ये परंपरा है या फिर उन तमाम लोगों को रास्ते से हटाने का एक तरीका है, एक जरिया है जो अब आपके ऊपर बोझ बनते दिखाई देते हैं?
तरीके जो होते हैं वो भी तो परंपराओं से ही बनते थी, तो ये भी एक परंपरा है। सवाल ये है कि आज को आगे चलने देना चाहिए या नहीं, ये सवाल ऐसा लगता है कि अरुण जी से फिलहाल हम संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, जब आप यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या आपको नहीं लग रहा था कि आप क्या देख रहे हैं? क्या ये वाकई में वही देश है जिसमें हम रहने का दावा करते हैं? अजय जी, इस पूरे मामले में जो हमारी रिपोर्टर, खासतौर से आप देख रहे हैं जो बहादुर रिपोर्टर थी पिंकी राजपुरोहित, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, जो लगातार बात कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये जो बातचीत है, क्या ये सच है? क्या ये लोग ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि इससे पहले अपने पूरे कैरियर में हमने एक ऐसे लोग नहीं देखे जो कत्ल कर रहे हैं, वो भी अपने खून का कत्ल कर रहे हैं और उनके हाथ ना कांपते, उनकी बातचीत इतनी ईजी हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे लिए ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली मेरी जिंदगी में अब तक, क्योंकि इससे पहले जितने भी कातिल हुए, अगर आप देखते हैं जो अपनों का कत्ल करते हैं, तो हम लोग उन कातिलों को अक्सर बात करते हैं, उनको हमेशा पश्चाताप होता है, लेकिन वो लोग सबसे बड़ी हैरानी की बात थी, कह रहे थे समाज सेवा है, क्योंकि उनको इससे शांति मिलती है। यानी ऐसा खतरनाक शब्द मैंने इससे पहले कभी नहीं सुने, ये मैं कह सकता हूं। यानी कि जिन बुजुर्गों को मौत के घाट उतार देते हैं खुद उन्हीं के बेटे और बच्चियां, वो ये कह रहे हैं कि उन बुजुर्गों की आत्मा की शांति के लिए वो उन्हें मार डालते हैं। हाँ, खास तौर से कई जगह उन लोगों ने कहा कि वो चूंकि अपने काम नहीं कर सकते, ये नहीं, और चूंकि अपना जो रोज का काम है वो नहीं कर सकते, तो उनसे ये पूछा जा सकता था। हम लोगों ने कई बार, ये हमारा दिल चूंकि कह रहा था, लेकिन स्टोरी वो समझ सकते थे कि ये कोई खबर के लिए आए हैं। हम उनसे पूछना चाहते थे कि माँ बाप की सेवा करना ही यही सीखते हैं हम लोग, ये क्या गलत? बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप हमारी ये रिपोर्ट देख रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? कोई कार्रवाई होनी चाहिए सर। बिल्कुल, कोई कार्रवाई होनी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। हमने वहां पर लोगों से बात करने की कोशिश की, स्थानीय प्रशासन से, कोई इसके बारे में कुछ करने को तैयार नहीं होता। राजकुमार जी सर, नहीं है तो इसको थोड़ा न्यूज पे ब्रेकिंग चलाइए सर, इसके लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आप अपनी राय यहां रख रहे हैं। अपने दर्शकों से हम ये आगाह करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हमारा फोन नंबर लगातार आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, उस फोन नंबर पर आप फोन कीजिए, उस फोन नंबर पर आप लगातार फोन कीजिए और बताइए हमें कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। फोन नंबर है 01207138 नंबर मैं आपको एक बार फिर दोहरा दूं, 01207138 इस नंबर पर फोन कीजिए और अपनी राय जाहिर कीजिए। इस वक्त शैलेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश जी बताइए। शैलेश वर्मा बोल रहा हूँ मैं सागर से। जी बताइए, आप ये रिपोर्ट देखकर क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये परंपरा है तो ये टाइप की बहुत गंदी और बहुत ही खराब परंपरा है, जिसका मैं विरोध करता हूँ और इसको बंद भी होना चाहिए। इसके लिए न्यूज नेशन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने ऐसी बात को खोज के निकाला और पूरे दर्शकों। बिल्कुल शैलेश जी धन्यवाद। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस परंपरा पर जितनी जल्दी हो सके लगाम लगाई जा सके, रोका जा सके इसे। आइए हम आपको इस ऑपरेशन की अगली कड़ी आपके सामने पेश करते हैं। अभी तक हमने आपको उन बुजुर्गों की बातों को सुनाया, बताया आपको कि लोग यहां पर कैसे दहशत में हैं, और धीरेन्द्र और पिंकी हमारे दो संवाददाता जो इस रिपोर्ट को आपके सामने लेकर आए हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको इसकी बारीकियां भी समझाएंगे। जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ रही थी, हमें इतना तो यकीन होता जा रहा था कि परंपरा के नाम पर अपने बुजुर्गों की हत्या करना तमिलनाडु के इस इलाके में आम है। लोग बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वो अपनों की हत्या कर रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आम जिंदगी जीते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई। उन लोगों को देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद हमें एक बात का यकीन हो गया कि अपने बुजुर्गों की हत्या करने का जरा सा भी अफसोस, जैसा कि धीरेन्द्र अभी कह रहे थे, इनमें से किसी को नहीं है। देखिए इस महिला को जिसने अपनी सास की हत्या की, जी हां, लेकिन उसके के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। देखिए रिपोर्ट। क्या यहाँ तलेकुतर होता है? तलेकुतर क्या बोल रही है? मेरी दादी चल नहीं पाती, सोच रही हूँ कि क्या करूँ। करते हैं 2-3 बार
तेल लगाकर, नहलाकर, नारियल देकर मार देते हैं। कैसे करते हैं? जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें तेल से मालिश देकर, नहलाकर, नारियल पानी पिलाकर मारते हैं। कोई करता है या? कोई क्यों, हम ही कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बीमार है ना, मार दो। हम क्या कोई पाप कर रहे हैं? उसकी आत्मा की शांति के लिए तो कर रहे हैं। विरुद्ध नगर में तो होता ही है। यहाँ करते हैं लेकिन बोलते नहीं। बाहर बोलेंगे तो हत्या आरोपी करार देंगे। रीढ़ में सिहरन पैदा करा देने वाली एक ऐसी रवायत जिसमें बूढ़े, बीमार, लाचार माँ बाप और बुजुर्ग सिसक कर मौत के मुंह में जाते हैं, और वो भी अपनी ही औलाद के हाथों। लेकिन लाख डर रहे हो ये बुजुर्ग, लाख कहानी सुना रहे हो गांव के लोग, आपका दिल भी हमारे ही तरह कह रहा होगा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, और कोई औलाद इतनी बेरहम नहीं हो सकती कि अपने माँ बाप से छुटकारा पाने के लिए जल्लाद में तब्दील हो जाए। तो चलिए फिर हम आपको लेकर चलते हैं औलाद के वेश में छिपे इन कातिलों से रूबरू कराने। तलई कुथल से डरे हुए बुजुर्गों के बाद अब हम आपको मिलवाते हैं तलई कुथल करने वाले लोगों से। ये है न्यूज नेशन पर तलई कुथल करने वाला पहला चेहरा। मिलिए इनसे। सूरत हम और आप जैसी ही, लेकिन सीरत ऐसी कि शैतान भी कांप उठे। नाम सरस, उम्र 38 साल, गांव अज्ञानल्लूर। गांव में ही हमारी टीम को मालूम हुआ कि महीने भर पहले ही सरस ने तलई कुथल किया है, यानी अपनों का कत्ल। सरस से हमारी मुलाकात हुई विरुद्धनगर के बस स्टॉप पर, तो हमने सीधे पूछ डाला। तो बताओ क्या किया था? 1 महीना ही हुआ है। सास बीमार थी, डॉक्टर के पास ले गए बार बार, फिर परेशान होकर गर्म पानी से नहलाया, नारियल पानी देकर मार दिया, मैटर खत्म। नारियल पानी देकर मार दिया, मैटर खत्म। हाँ, शायद इतनी आसानी से हम रद्दी कागज भी नहीं फाड़ते होंगे जितनी आसानी से इस औरत ने अपनी सास की जिंदगी के आखिरी पन्ने को फाड़ दिया। एक बार फिर से सुनिए, सरस कितनी बेशर्मी से बता रही है अपने सास के कत्ल को अंजाम देने की दास्तान। तो बताओ क्या किया था? 1 महीना ही हुआ है। सास बीमार थी, डॉक्टर के पास ले गए बार बार, फिर परेशान होकर गर्म पानी से नहलाया, नारियल पानी देकर मार दिया, मैटर खत्म। हमने सरस से बात करने के लिए एक कहानी बनाई थी। अपनी कहानी के मुताबिक सरस से कहा कि हमारी एक दादी है जिसकी जिम्मेदारी हम उठाना नहीं चाहते, लिहाजा उसका तलई कुथल कराना है। सुनिए कितनी आसानी से सरस कितने खौफनाक काम का तरीका बता रही है। मेरी दादी भी है, ऐसे ही बूढ़ी हो गई है, ध्यान नहीं रखा जाता। अरे कुछ नहीं, गर्म पानी से नहला देना, पहले तेल से मालिश कर, फिर नारियल पानी पिला, फिर काम खत्म। डॉक्टर का कोई काम नहीं, बस नारियल पानी पिला दो, सुबह देख नहीं पाएगी। सरस ने बात खत्म कर दी। उसे जल्दी निकलना था और अपने बुजुर्ग का कत्ल उसके लिए मानो चूहे मारने जैसी समस्या हो, सो वो उसकी दवा बताकर निकल गई। हम आपको आगे बताएंगे कि गर्मियों में ठंडक पहुंचाने वाला नारियल पानी आखिर कैसे मौत के पानी में बदल जाता है और कैसे इससे मारे जाते हैं सैकड़ों बुजुर्ग। इसी सच की तलाश में न्यूज नेशन की टीम ने राह पकड़ी एक और गांव की। गांव वेल्लू। गांव में मालूम हुआ कि महेश्वरन के घर में कई तलई कुथल हुए हैं, लिहाजा हमने एक स्थानीय जानकार को साथ लिया और पहुंच गए महेश्वरन के घर। पहले बातचीत हुई इधर उधर। हमने अपना मकसद बता दिया कि हम तलई कुथल के बारे में जानने आए हैं। इस पर महेश्वरन ने खुद ही बेहद मासूमियत से बोल दिया कि उसने खुद ही तलई कुथल किया है।
கடையிலையும் சரக்கு எல்லாம் எல்லாமே எண்ணெயிலேருந்து சகலமும் கூடுது. மக்களுக்கு காட்டுகளை விதைச்சாங்கன்னா வேலை இருக்கும். அதுவும் இல்லை. இப்போ பெரிய ஆஃபீஸுகள்லையும் வயசானவங்க வேணாம் கழிக்கிறாங்களாம். நானே 2-3 நேரத்துக்கு காலையில் எண்ணெய் தேய்ச்சி இளநீர் ஊற்றி நானே முடிச்சு. महेश्वरन ने एक नहीं बल्कि तीन तलाई कुथल किए हैं। तलाई कुथल कहिए या फिर महेश्वरन के लिए तलाई कुथल करना इसी तरह का काम है जैसे जेब से तंबाकू निकालकर हथेली पर रगड़ना और फिर उसे मुंह में ले जाना। न तो तंबाकू खाना उसके समाज में कोई अपराध है और न ही अपने बुजुर्गों को बेरहमी से मौत के घाट उतारना। आपने किया है? कैसे? नारियल पानी पिला दो। आधे घंटे के बाद रैंडी के तेल से मालिश करके नहला दो तो मर जाएगी। नारियल का तेल शरीर के लिए बहुत ठंडा हो जाता है। रैंडी का तेल और भी ठंडा होता है और ठंडे पानी से सिर को पकड़कर लगातार नहला दो। लगातार ठंडा पानी डालते रहो तो वो सांस नहीं ले पाते और उसी वक्त खत्म। कैसे मरते हैं? अगर कोई बुजुर्ग स्वस्थ भी है तो ऐसा करने पर उन्हें भी पीलिया हो जाएगा। महेश्वरन ने 3 तलाई कुथल किए हैं, एक अपने बाबा और हाल ही में अपने 2 रिश्तेदारों का। हमने फिर से अपनी कहानी सुनाई कि हम अपनी बूढ़ी दादी से छुटकारा पाना चाहते हैं और हमें किसी की मदद चाहिए। महेश्वरन ने हमारी दादी का तलाई कुथल करने से इनकार कर दिया। कारण आप भी सुन लीजिए और ये वही कारण है जिसकी वजह से घरों में होने वाले कत्ल पर बाहर के लोगों की नजर नहीं जाती। जो बुजुर्ग स्वस्थ है उनका कैसे? गोलियां देकर मार देते हैं। कौन सी गोलियां? सुअर मारने की दवाई यही मिलती है, उसे खिला दो और सामान्य सी दवाई दी तो हॉस्पिटल में बचाया जा सकता है, लेकिन सुअर मारने की दवाई दी तो किसी भी तरह से जिंदा नहीं बचाया जा सकता। अंदर ही बहुत हालत खराब होगी और मर जाएगी। कोई नहीं बचा सकता। फिर 15 मिनट के अंदर ही मैटर खत्म। क्या? पन्नी मात्र? हाँ, उससे कोई नहीं बच सकता। कहाँ मिलती है? मेडिकल स्टोर पर या फिर पेस्टिसाइड शॉप पर मिलती है, लेकिन कारण बताना पड़ेगा कि सुअर परेशान करते हैं। रात में खेतों में ऐसा कुछ बोलना है और फिर उसे मिलाकर दे दो। न्यूज नेशन की टीम को 3 कत्ल करने वाले बेरहम जल्लाद को इतनी मासूमियत से बात करते देख हैरानी हुई और हमारी टीम के मुंह से निकल पड़ा कि क्या ये पाप नहीं? सवाल तीखा था तो जवाब भी वैसा ही मिला। पाप ही है, पर अगर बुजुर्ग हो जाए तो क्या करें? मार देने में ही भलाई है। मैं बोल रहा हूँ वो पाप है। आप सुन रही हैं, वो पाप है। मैंने किया, वो भी पाप है। किसी तरह बात संभली और हमने महेश्वरन से इस मामले में और जानकारी चाहिए तो पता चला कि महेश्वरन के पास तलाई कुथल करने के कई सारे तरीके हैं। दुनियादार आदमी है महेश्वरन और दुनिया के बारे में जानता है, लिहाजा बता रहा है कि किस तरह से लोग तलाई कुथल करने के लिए अब नए तरीके इजाद कर रहे हैं। सुअर मारने वाली दवाई देकर मार दो या फिर महंगी नींद की दवाई दे दो। 5 गोलियां दे दो तो मर ही जाएगी। 1 दी तो कुछ नहीं होगा, 2 दी तो भी ज्यादा असर नहीं करेगा, 5 दी तो मैटर खत्म। तुम्हें और मुझे पाप लगेगा। मेडिकल की दुकान में मिलती हैं, उसको कोई कारण बताओ और ले लो। अजनबियों को नहीं देंगे डर से। पन्नी मात्र, दवाई आधी भी दें तो खत्म। रिश्तेदारी में ही किया, किसी ने देखा नहीं, बोझ जैसे लग रहे थे। रिश्तेदारों ने तय किया और मार दिया। हाँ, पन्नी मात्र से आधे घंटे या 15 मिनट में ही खत्म। एक और गोली है, सांप मारने की दवा कुर्न मरंद, जिससे सांप भी मर जाते हैं, वो भी दे देते हैं। तुम भी 1 गिलास में ये गोली मिलाकर दे दो। बहुतों ने किया है ऐसा, लेकिन मैंने नहीं। लेकिन इस सब के बीच ही महेश्वरन ने हमारा मकसद पूछना शुरू कर दिया था। कातिलों को हम अपना मकसद बताते भी तो क्या,
क्योंकि जिस अपराध को सुनने में भी दुनिया कांप उठे, उसको करने का इन लोगों को तिनका भर भी अफसोस नहीं होता। हमने वहां से रवानगी ली। महेश्वरन के खुलासे के बाद हमारी मुलाकात एक ऐसे कातिल से हुई जिसका गुनाह सुनकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा। न्यूज नेशन आगे उस चेहरे को भी करेगा बेनकाब। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। पिंकी राजपुरोहित के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, विरुद्धनगर, न्यूज नेशन। कई तरह के अपराधों के बारे में आपने आज तक सुना होगा, लेकिन आज जो परंपरा के नाम पर अपराध हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसकी बानगी आपने ना तो देखी होगी और ना सुनी होगी। तमिलनाडु के 3 प्रांत, खास करके मदुरई, विरुद्धनगर और रामनाथपुरम, यहां पर इस परंपरा को बदस्तूर अंजाम दिया जाता है। और इसीलिए हमारे दोनों संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर और पिंकी वहां पहुंचे और उन्होंने ये तहकीकात की। आपके सामने 2 कातिलों को अभी हमने सामने रखा है। इन दोनों ने आपस में मिलकर 4 लोगों की हत्याएं की हैं। 4 बुजुर्ग इन दोनों के हाथों मारे जा चुके हैं, लेकिन आज बेफिक्र होकर ये घूम रहे हैं और हमें मशवरा दे रहे थे, हमारे दोनों संवाददाताओं को, कि किस तरीके से ये अपनी दादी को मार सकते हैं। यही बहाना बनाकर हमने इनसे बातचीत की थी। तो ये हैं वो 2 कातिल जिन्हें हम आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं। और हम ये सवाल पूछ रहे हैं तमिलनाडु सरकार से, क्या तमिलनाडु सरकार इन 2 कातिलों को 302 के तहत हत्या का आरोपी मानेगी या नहीं, या ये यूं ही खुले घूमते रहेंगे? इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ केटीएस तुलसी साहब, वरिष्ठ वकील, जुड़ चुके हैं। साथ साथ अरुणा ब्रूटा जी भी हमारे साथ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। केटीएस तुलसी जी, 2 कातिलों को अभी हमने अपने कैमरे पर दिखाया। दक्षिण तमिलनाडु के 3 जिले में यह परंपरा के नाम पर बुजुर्गों की हत्या का धंधा लगातार चलता चला आ रहा है और इन दोनों ने हमारे कैमरे पर साफ तौर पर माना कि इन्होंने अपने बुजुर्गों की हत्या की है, लेकिन इनका कुछ भी नहीं हुआ। क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है तुलसी साहब? ये सरासर खून है, मर्डर है और बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला ये जुर्म है। ये सिर्फ पाप नहीं है, ये एक जुर्म है जिसके लिए इनको मौत की सज़ा मिल सकती है। और ये पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत लिखनी चाहिए और पुलिस स्टेशन में फिर उसके बाद एफआईआर लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये जो भी मुल्जिम हैं इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। ये कोई भी कस्टम या रीति रिवाज जो पीनल कोड है उसके सामने उसको मान्यता नहीं रखता जी। इनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए और क्रिमिनल जस्टिस मशीनरी को स्टार्ट करना चाहिए और इसकी शिकायत जो है लिखती रूप में पुलिस को देनी चाहिए ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो सके। तुलसी साहब, लेकिन यहीं पर तो दिक्कत है, जो हत्या करते हैं वो सब जानते हैं, उनका परिवार जानता है, आस पड़ोस के लोग जानते हैं। पुलिस के पास कोई कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए पहुंचता नहीं है। हमारे संवाददाता ने जब पुलिस से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यहां तो ये सब मामला होता ही नहीं है, हमारे पास आज तक कोई रिपोर्ट आई ही नहीं है। ऐसे में इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? क्या कोई जरिया है? क्या आपने तो कैमरे के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन लिखा है जी। आपका जो कैमरे के ऊपर इंटरव्यू है दैट अमाउंट्स टू एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, वो लीगल एविडेंस है, उसकी बिना के ऊपर भी उनको सजा हो सकती है। अगर पुलिस एफआईआर लिखने से इनकार करती है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप मैजिस्ट्रेट के यहां जा सकते हैं जिसकी डायरेक्शन से इन्वेस्टिगेशन एफआईआर लिखी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। इसलिए आपने जो ये एक्सपोजे किया है जी, इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। नहीं तो ये कई लोगों की और हत्या से इस तरह से होती रहेगी। बिल्कुल, हम इसे वाकई में उसके अंजाम तक ले जाना चाहेंगे। तुलसी साहब, हो सकता है शायद इसमें हम आपकी मदद भी लें। अरुणा ब्रूटा जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार इस मानसिकता को आप क्या कहेंगी, जहां हम खुद देख रहे हैं कि अपने बुजुर्गों की हत्या परिवार के लोग खुद ही कर रहे हैं, सास की, पति की, बाप की। यहीं से पता चलता है कि बुजुर्गों का क्या स्टेटस है हमारी कंट्री में।
और क्या हालात हैं बुजुर्गों के, और समाज तथा गवर्नमेंट दोनों ही बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम करते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना कि सबसे बड़ा दुख जो होता है वो यही होता है कि अपने परिवार से कोई उठकर आपकी कदर ना करे और आपको मार डाले। ये तो आपने हत्या की बात करी, ऐसी रोज कई हत्याएं हिंदुस्तान के कोने कोने में होती है जहां बुजुर्ग को कोई मान्यता नहीं मिलती। मैं तो आपको ये भी सजेशन दूंगी कि स्कूल्स और कॉलेजेस में वर्कशॉप्स होनी चाहिए जहां नौजवानों को ये बताना चाहिए कि उनकी भी यही हालत होने वाली है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है अरुणा जी। आज वो ये समझे, बार बार एक बार नहीं जी। अगर मान लीजिए कि आज हम अपने बुजुर्गों की हत्या कर रहे हैं तो कल हमारे बच्चे भी तो हमारी हत्या करेंगे, तो डरेंगे। इस बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। हम आते हैं अरुणा जी आपके पास, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं विश्वनाथन जी कानपुर से। विश्वनाथन जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप जो समाचार दिखा रहे हैं बड़ा दिल दहलाने वाला समाचार है जी, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो वो अविलंब कार्रवाई की जाए जैसे तुलसी जी ने कहा है। और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ का एक सर्वे लेकर के कितने बुजुर्ग हैं इनका रिहैबिलिटेशन के लिए कोई बात सोची जाए पहले, ताकि ये समस्या आगे न बढ़े और यहाँ का तहाँ रोक दिया जाए। और जो ये तले कुतल के नाम पे कत्ल कर रहे हैं इनकी तुरंत कार्रवाई हो और पुलिस केस तुरंत इनके ऊपर बने। बिल्कुल, तुरंत ये सामाजिक व्यवस्था को तुरंत दूर किया जाए। बिल्कुल विश्वनाथन जी, धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ वीके मोहंती साहब कटक से जुड़ रहे हैं। मोहंती साहब क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका चैनल इसको जो जन समाज के सामने लाया है जी, इसलिए आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। मोहंती साहब बहुत धन्यवाद। और राजेश प्रताप जी इस वक्त हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। राजेश जी क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं राजीव प्रसाद सिन्हा एडवोकेट बांका बोल रहा हूँ जी। इस तरह न्यूज स्टेशन पर मैं आपका क्या कहते हैं ये प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। इसमें क्या कहते हैं जिस तरह से सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या कहते हैं एक बार बहुत जोरदार आंदोलन किए थे, उनके भाभी के साथ इस तरह का कार्रवाई हुआ था जी। तो उसमें चाहते हैं इसमें कि इस तरह का कार्रवाई। बिल्कुल, तो राजेश जी आप तो वकील हैं पेशे से, आप चाहें तो इस पर PIL फाइल कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। टीना, जिस तरीके से हमने अभी आपके सामने कुछ एक सच ही सामने रखे हैं जो आप देख रही हैं, क्या आप यकीन कर पा सकती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, कुरेदना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ा कारण है, एम्पावरमेंट हो सकता है उस गांव में ना हो, और कहीं ना कहीं पूरा गांव ही मुझे लगता है कि इस जुल्म का जो है, हम 3 जिलों की बात कर रहे हैं। हाँ, 3 जिले हैं आपके पास, और मुझे लगता है अगर आप PIL भी फाइल करेंगे या इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाते हैं तो पूरे गांव को आपको पार्टी बनाना पड़ेगा और पूरे गांव पे एक्शन होना चाहिए, और विटनेस आपको कहीं ना कहीं वहां मिल ही जाएंगे। तो ये बहुत ही सीरियस क्राइम है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जैसे KTS तुलसी साहब ने कहा कि इसको कहीं भी रिपोर्ट किया जाए। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बिल्कुल उसी तरह है जैसे तरुण तेजपाल ने तहलका मामले में मेल में अपना जो है वो कन्फेशन किया था। तो समहाउ मुझे लगता है कि इसको एकदम से टेकअप करना चाहिए और सिर्फ रिपोर्टिंग करके इसको यहीं पे छोड़ देना थोड़ा सा जाहिर सी बात हम इसे आगे ले जाना चाहेंगे। धीरेन्द्र, आप और पिंकी लगातार इस पर काम करते रहे, क्या वहां पर जब लोगों से आप जी अरुणा जी मैं आता हूं आपके पास बस एक सेकंड, क्या जब आप वहां पर अथॉरिटीज से बात करते थे किसी ने भी इस बारे में जरा सी भी चिंता आपके सामने रखी कि अरे हमारे यहाँ ऐसा होता है, या उन्होंने कहा कि नहीं अरे छोड़ी हटाइए? सबसे बड़ी बात है कि मैंने सबसे पहले समाज कल्याण ऑफिस जो वेलफेयर जो बनाया गया था, कल्याण अधिकारी जो वहाँ के बाकायदा सबऑर्डिनेट सर्विस से आते हैं, उनसे जब पूछा तो उनका जो सबसे हैरानी भरा रवैया था, उन्होंने कहा तलई कुतल। फिर अपने डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा तलई कुतल, वो हम लोगों को मजाक का पात्र मान रहे थे कि ये एक बहुत पुरानी परंपरा है, गरीब लोग करते थे, खत्म हो गई। और मुझे याद आता है कि 2 दशक से नहीं हुआ, 1 दशक से नहीं, मैंने उनको 2010 का एक केस बताने की कोशिश की कि रिपोर्टेड केस है। इसके बाद आपने कमेटी बनाने की बात की थी, वो कमेटी कहाँ है? तो उन्होंने सब पे ऐसे नकार दिया जैसे हम किसी दूसरे ग्रह की बात कर रहे हो, ये उनके रिलेशन में नहीं है। बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें
कि ये जो अभी आपके सामने हम रिपोर्ट हाजिर कर रहे हैं, ये रिपोर्ट मार्स पर नहीं, जुपिटर पर नहीं, हमारी धरती पर, हमारे देश भारत में और उसके राज्य तमिलनाडु की है। और ये आज की वास्तविकता है जो लगातार हम आपके सामने दिखा रहे हैं। आइए अब आपको एक और कातिल से मिलवाते हैं। और कातिल शब्द जानबूझकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस महिला ने कैमरे पर माना कि इसने ये जघन्य अपराध किया है। आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे तेल से मालिश करने के बाद ठंडे नारियल का पानी पिला दिया जाए और उससे अगर असर न हो तो फिर सुअर मारने की दवा खिला दीजिए, वो भी हाजिर न हो तो सांप मारने की दवा खिला दीजिए और किसी भी तरीके से उन बुजुर्गों से पीछा छुड़ा लीजिए जो आज आपके लिए बोझ बन गए हैं, जिनकी बीमारी में उनकी सेवा करना आपके लिए प्राथमिकता नहीं रह गई है। और यह है तलई-कुथल का नया तरीका। अपने कैमरे पर जब इस कत्ल करने के तरीके की पड़ताल करते करते हम लोगों से मिलने लगे तो हमें एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई, एक ऐसी महिला जिसकी दास्तान सुनने के बाद हमें यकीन हो गया कि शायद हमारे देश में तमाम सावित्री जैसी कथाएं सिर्फ दंत कथाएं हैं, क्योंकि यहां पर हमने पाया कि एक महिला ने खुद अपने पति का कत्ल किया क्योंकि वो बीमार था। उसका तलई-कुथल कर दिया गया क्योंकि उसका बोझ उसकी पत्नी नहीं उठा सकती थी। देखिए वास्तविकता का एक और पहलू। सास का कत्ल, बाबा का कत्ल और पति की बहन का कत्ल, इतने रिश्तों का दर्दनाक अंत। और अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी, लेकिन उससे पहले हमारी काल्पनिक दादी का तलई-कुथल कराने पर इस महिला की राय सुन लीजिए। मैं कोयम्बतूर से आई हूँ। मेरी एक दादी है, ख्याल रखने वाला कोई नहीं, क्या करूँ, बूढ़ी हो गई है। रेंडी के तेल से मालिश और फिर नहलाकर और फिर तुलसी का पानी मिलाकर दे दो। खासकर कमजोर लोगों पर काफी असर करता है, जल्दी ही मर जाएंगे। ये है विलियम्मा और इनकी सलाह पर गौर जरूर करना, क्योंकि इस देश के कुछ हिस्सों में आजादी के 65 साल बाद भी चल रहे इस गुनाह में गुनहगार है। अलगेनुलूर की विलियम्मा ने भी तलई-कुथल किया है। कानून की सुने तो इसका मतलब है अपने सगे का कत्ल। लेकिन विलियम्मा ने अपने किस रिश्ते का खून किया है वो हम आपको अपनी जुबान से नहीं सुनाना चाहते। कहीं सत्यवान सावित्री और कोवलन कन्नगी की कहानी पर आप यकीन करना बंद न कर दें। क्या आपने भी किया है किसी का? हाँ, मैंने किया है। बीमार थे, मैंने अपने पति का किया। तेल से मालिश देकर एकदम से ठंडे पानी से नहलाकर बार बार खत्म कर दिया। उम्र हो गई थी, रेडी के तेल से मालिश कर ठंडे पानी से नहलाया। जी हाँ, विलियम्मा ने अपना वो सिंदूर जिसको बचाने के लिए सावित्री यमराज से लड़ गई और कन्नगी ने जिसके मिटने पर पूरे शहर को मिटा दिया, उस सिंदूर को विलियम्मा ने महज बीमार होने पर खुद ही अपने मांग से पोंछ डाला। हाँ, मैंने किया है। बीमार थे, मैंने अपने पति का किया। तेल से मालिश देकर एकदम से ठंडे पानी से नहलाकर बार बार खत्म कर दिया। उम्र हो गई थी, रेडी के तेल से मालिश कर ठंडे पानी से नहलाया। अपने गुनाह से बेपरवाह विलियम्मा ने हमारी बीमार दादी को मौत की नींद सुलाने के नुस्खे भी हमें देने शुरू कर दिए। मैं अपनी दादी को यहाँ लाऊं तो कैसे? नहीं तो खुद ही तैयार कर, वहीं पर पास में कोई भी हो उन्हें बोल देना, वो कर देंगे। नहीं तो सुई दे दो, काम खत्म। कौन इंजेक्शन देगा ऐसे? हर कोई करेगा। अभी अभी शिवकाशी में किया था। बस डॉक्टर को बोल देना कि ऐसा करना है, वो कर देगा। किसी ने यहाँ एक बुजुर्ग महिला को शिवकाशी में ऐसे ही इंजेक्शन दिया था। बातचीत में विलियम्मा ने सबसे पहले राज ये खोला कि इलाके के लोग जिंदगी के तौर तरीकों में आए बदलाव के बावजूद कत्ल करना बंद नहीं कर रहे, बल्कि कत्ल के तरीके बदल रहे हैं। तलई-कुथल का मतलब होता है तेल से स्नान कर मौत के घाट उतारना, लेकिन इलाके में लोग अब ज्यादा आधुनिक तरीके, इंजेक्शन में जहरीली दवाई के सहारे अपने बीमार लाचार बुजुर्गों को मौत की नींद सुलाने में लगे हैं। और ये तरीके भी लंबे अरसे से चल रहे हैं। इसकी मिसाल खुद विलियम्मा के मुंह से सुनी,
जिसने बताया था कि उसने अपने पति का तलई कुथल तेल से नहला कर किया। कौन इंजेक्शन देगा ऐसे? हर कोई करेगा। अभी अभी शिवकाशी में किया था। बस डॉक्टर को बोल देना कि ऐसा करना है, वो कर देगा। किसी ने यहाँ एक बुजुर्ग महिला को शिवकाशी में ऐसे ही इंजेक्शन दिया था। मेरी माँ को भी इंजेक्शन देकर मारा था जब मैं जवान थी। सुबह सुबह जब सब चले जाते हैं काम पर, उस मौके पर ऐसे करके मार डालते हैं। विलियम्मा ने अपने पति का तलई कुथल कर दिया। माँ के तलई कुथल की चश्मदीद है विलियम्मा। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम जानकारी थी कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो तलई कुथल के लिए जहर के इंजेक्शन देकर बुजुर्गों के कत्ल में स्थानीय लोगों की मदद कर रहे हैं। अब न्यूज नेशन की पड़ताल थी कि आखिर कौन है ऐसे लोग जो शैतानी परंपरा को नए औजार और अंदाज दे रहे हैं। और ऐसे लोगों की तलाश करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आगे हम आपको मिलवाएंगे मौत के सौदागरों से। आप देखते रहिए न्यूज नेशन पर ऑपरेशन मौत का स्नान। तो ये चौथा कातिल आपके सामने। इस महिला ने खुद अपने पत्नी का तलई कुथल किया, पति का तलई कुथल किया, यानी कि हत्या की, और खुद तमाम डिटेल्स आपके सामने पेश कर रही थी। संवेदनाओं की हत्या हमारे समाज में कैसे हो रही है, इससे ज्यादा बड़ा नमूना हम आपके सामने क्या पेश कर सकते हैं। केटीएस तुलसी साहब, जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई होती नहीं है। कोई इस बारे में बात करने को तैयार होता नहीं है। कैसे इस पूरी प्रथा से निजात पाई जा सके? क्या कोर्ट्स खुद इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है कि मद्रास हाईकोर्ट के पास इसकी जानकारी नहीं होगी। नहीं, स्पेसिफिक केसेस की जानकारी नहीं होगी। आपने जो इस प्रथा के को जागृत किया है, सारी दुनिया के सामने लाए हैं जी। अभी थोड़ा और दायित्व बंदे आप कानूनी कार्रवाई भी शुरू करें, क्योंकि जिसने भी ये रिकॉर्ड की है उसका ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो टेप है जी, वो आप पुलिस को दीजिए उसका एफिडेविट के साथ। और अगर आप कंप्लेंट लिखवाएंगे तो पुलिस को इसके बारे में तहकीकात करनी पड़ेगी जी। और तहकीकात के बाद जो भी इंसान जिन लोगों का आपने बयान लिखा है जी, इकबालिया बयान लिखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसकी बेसिस के ऊपर उनको सजा होगी। तो ये आपके ऊपर भी एक सोशल जिम्मेवारी है जी कि आप इस एविडेंस को, जो कि एक बहुत बहुमूल्य एविडेंस है, उसको पुलिस के हवाले करें। और पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कार्रवाई बाकायदा होगी, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस जुर्म है। मर्डर से ऊपर कोई सीरियस जुर्म नहीं होता जी, और इसमें मौत की सजा हो सकती है। इसलिए पुलिस को इसमें उनकी अरेस्ट करेंगे जो जहां से उन्होंने ये दवाई खरीदी है जी, जिन लोगों को औरों को पता है जी, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और तभी ये प्रथा जो है ये इसका कोई अंत हो सकता है। तुलसी साहब, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं। हमारे देश में अंधविश्वास को रोकथाम करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो सारी बातें लिखी हैं। महाराष्ट्र में इस बाबत एक कानून भी है, लेकिन इस तरह की प्रथाओं की रोकथाम के लिए क्या स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी खुद नहीं बनती है कि वो आगे बढ़कर कोई काम कर सके? आखिरकार स्थानीय प्रशासन इस तरह की कुप्रथाओं को रोकने में नाकाम क्यों रहता है? कमी कहां है? क्या हमारी एग्जीक्यूटिव में इतना दम नहीं है? नहीं, प्रशासन अपने आप उनको पता चले तभी वो कर सकते हैं। ये तो दूर दराज जो गांव हैं उसमें अगर ऐसा काम हुआ है तो कोई बताने वाला नहीं है प्रशासन को। मगर आपने जो एक बात उजागर की है, मैंने अपनी सारी जिंदगी में पहली बार ये सुना है कि ये प्रथा है और तमिलनाडु में ये प्रथा बाकायदा प्रचलित है। हम तो यही सुनते थे कि भाई बुजुर्गों की जायदाद हड़पने के लिए ये काम किया जाता है, मगर यहाँ पे तो गरीब से गरीब परिवार भी कत्ल कर रहे हैं ताकि उनका पैसा बच जाए। तो ये इसके खिलाफ आप एक भी केस में अगर मौत की सजा हो जाएगी तो अपने आप ये प्रथा रुकेगी और ये बहुत बड़ा कार्य होगा।
प्रशासन अपने आप में सक्षम नहीं हो सकता है क्योंकि उनके पास खबर नहीं पहुंचती, और जो समाज है वो भी इसको कवर अप करने की कोशिश करता है। बिल्कुल तुलसी साहब, हमें पता है कि आप हमसे विदा लेना चाहते हैं, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस पूरे मामले को मान लिया हम न्यूज नेशन के तौर पर हम इसे सामने रख भी रहे हैं, इस पर हम पूरी तरीके से कार्रवाई और इसे इसके अंतिम अंजाम तक ले जाने की पुरजोर कोशिश भी करेंगे, लेकिन क्या समाज में जहां इस तरह की बातें इतनी प्रचलित हैं वहां पर कोई इस पर आवाज क्यों नहीं उठाता? क्या ऐसा हो सकता है कि 3 जिले, और ये तीनों जिले बहुत अच्छे संपन्न जिले हैं, मदुरई वाकई में टेम्पल टाउन माना जाता है और वहां पर पूरा जिला उस तरीके से संपन्न है, विरुद्धपुरम बहुत ही संपन्न जिला है, रामनाथनपुरम बहुत ही संपन्न जिला है, 3 जिले हैं जहां पर ये बहुत बड़े पैमाने पर चर्चित है, प्रचलित है। कोई कुछ नहीं करता, न कोई एडवोकेट, न कोई डॉक्टर, न कोई समाज सेवी, न प्रशासन, न कोई वकील। मतलब क्या हम मान के चले कि आज हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि इस तरह की कुप्रथाओं को रोकने के लिए एक व्यक्ति आगे बढ़ सके? नहीं, ये तो मैं समझता हूं कि हमें बहुत अफसोस की बात है कि जो राजनेता हैं, जिन्होंने समाज का नेतृत्व करना है जी, जिन्होंने कानून बनाना है, और वो लोग जिस तरह से गांधी जी ने यहाँ पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए मुहिम चलाई थी, जिस तरह से यहाँ पंजाब में जो सती प्रथा है नॉर्थ में जी, उसको समाप्त करने के लिए एक सोशल रिफॉर्मर की आवश्यकता है, और सोशल रिफॉर्मर उसके साथ साथ अगर कानून की प्रतिक्रिया भी की जाए तभी ये एक ऐसी प्रथा जो सदियों से चलती आ रही है उसका रोकथाम हो सकता है। ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। बिल्कुल तुलसी साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन पर अपनी राय रखने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप हमारी मदद जरूर करेंगे। विजेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एक दर्शक मुंबई से। विजेंद्र जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? विजेंद्र जी हेलो जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे हमारी इस रिपोर्ट पर? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ पे जो प्रशासन है सर, वो प्रशासन क्या कर रहा है? आंख बंद कर बैठा है विजेंद्र जी, और यही बात हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने पाई है। ये बड़ा सवाल हमारे प्रशासन के ऊपर है सर, कि वो वहाँ पे आंख बंद करके बैठा है। जी बिल्कुल, हमें और आप सबको देश को पूरा विरोध करना चाहिए सर, और आगे से ये चीज ना हो, अभी से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। कार्रवाई हो उसके ऊपर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। इस भ्रांति को हम जरा दूर करना चाहेंगे धीरेन्द्र, कि जब आप और पिंकी यहाँ पहुंचे, क्या ये इलाका किसी भी मामले में पिछड़ा हुआ था? क्या ये इलाका किसी भी तरीके से पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा था? क्या यहाँ पर संपत्ति विवाद इतना ज्यादा था कि लोग अपने बुजुर्गों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि संपत्ति विवाद एक बड़ा मसला बन सकता है? अजय जी, सबसे पहले यही चीज हमको लग रही थी कि क्या इस शहर में गरीबी है, अशिक्षा है, या कुछ इस तरह का मामला है जिससे ये लोग मजबूर हों खाने की समस्या। लेकिन आपको जाने के बाद वहाँ एप्पल का शोरूम, जो देश एप्पल फोन का शोरूम बाकायदा वहाँ था, जिसको सबसे लेटेस्ट फोन के वहाँ बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। इसके बाद वहाँ तमाम ब्रांड, जो भी आप ब्रांड सोचते हैं इस देश में है, वो तमाम ब्रांड्स वहाँ, गाड़ियां तमाम, और डिग्री कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं और बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ ये हो रहा था, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। सड़कों के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि गांव में ऐसी सड़क थी कि आपकी गाड़ी को कोई झटका नहीं लग रहा था। जो यानी दिल्ली शहर में आपकी गाड़ी में कई बार झटका लगता है, उस गांव में इतनी बेहतरीन सड़कें थी तमाम जगह, और खाने पीने की पहुंच वहां तक थी। तो ये एकदम हैरत कर देने वाली चीज है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। अरुणा ब्रोटा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं और आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। अजय जी, मैं 2 बातें आपसे कहूंगी, मुझे बोल लेने दीजिए जी। एक तो आप जानते हैं कि यूथनेशिया पे भी बहुत इंटरनेशनल डिबेट चल रही है कि कब किसको खत्म कर देना चाहिए, किसको मर्सी किलिंग, ये एक हिस्सा है, इससे नहीं जुड़ा हुआ, पर मैं आपको याद दिलाना चाहती थी जी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्रशासन की आंखें बंद नहीं है, हमारी आंखें बंद हैं। दिल्ली जैसी जगह में सड़क पर कितने लोग गिरे पाए होते हैं, क्या हम कुछ करते हैं? हम भाग जाते हैं वहां से। तो सवाल है कि आप आम रहने वाला जो आदमी है उसको एजुकेट कीजिए, उसको सतर्क कीजिए,
और ये जो आप लॉ का रास्ता अपना रहे हैं वो अपनाएं, लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता है जी। मैं ये सलाह देती हूँ, आज ही आपके कह देने से हर कस्बे के बुजुर्गों की एक लिस्ट बन जानी चाहिए जी। उस लिस्ट से हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार उसकी हाजिरी लगनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। ये हमें करना है, ये प्रशासन को नहीं करना। प्रशासन क्या क्या करेगा, जब हम करेंगे तब प्रशासन करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त बात कह रही हैं कि आखिरकार सामाजिक स्तर पर भी इसे किया जाना चाहिए। राजन हमारे एक दर्शक दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजन जी बताइए। राजन जी, राजन जी आप अपना टीवी ऑफ करके बात करें तो बात हो सकेगी, वरना बात नहीं हो पाएगी आपसे। जी आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल, बताइए क्या कह रहे हैं आप? जी आप जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं अपने यहाँ से, बहुत बढ़िया किया आपने। और मेरा निवेदन है कि जहाँ आपने इतना किया है, आप सरकार के समक्ष के कोर्ट के तहत आप इनको थोड़ा सा सजा दिलाने में भी आप अपना योगदान दें, ये मेरा निवेदन है आपसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। जी हम ऐसा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। श्याम किशोर जी मधुबनी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी बताइए। जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, वो भी रामानाथपुरम में ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी जी। और वहाँ से तो सांसद भी चुने जाते होंगे। वहाँ पर एक जो है सो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है। ये तो सारे लोग, ऐसा हो नहीं सकता है कि बिना उन लोगों के क्या कहते हैं ये बात उनके संज्ञान में ना हो। बिल्कुल। और जब इतने बड़े पद पर रामानाथपुरम जो है तो वहीं से शिक्षा दीक्षा उन्होंने जो है उन्होंने ली। बिना जानकारी के ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं है। नवी मुंबई से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम किशोर दत्त जी बताइए। जी मैं देवेश बोल रहा हूँ जी। और मैंने अभी आपका ये न्यूज सुना है, इसमें बुजुर्गों को काफी दवा पिला। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये तो सरकार की नाकामी है जी। हम लोग टैक्स भरते हैं, लाखों रुपए महीने साल में हम दे देते हैं, इसलिए देते हैं कि देश को चलाने के लिए, गरीबों को सही मार्ग में दिलाने के लिए, गरीबों की रक्षा करने के लिए। ये बुजुर्गों को क्यों नहीं संस्था बनाते हैं, उनकी क्यों नहीं हेल्प करते हैं? सिर्फ नेता लोग अपने जेब में डालते हैं पैसा और घोटालों में पैसा चला जाता है। बिल्कुल, अगली बार चुनाव से पहले अपने नेताओं से ये सवाल जरूर पूछिएगा। हमारी गुजारिश है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। आप लगातार देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं मौत का स्नान। यानी कि अगर आप अपने बुजुर्गों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके पैर छूना नहीं, उनका आदर सत्कार करना नहीं, बल्कि उन्हें मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तो उनकी अच्छी तेल मालिश कीजिए, धूप में बिठाइए, ठंडा नारियल पिलाइए और फिर छुट्टी पा लीजिए। मैटर एंड, ऐसे ही कहा जाता है इन तमाम 3 जिलों में, जहां पर हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुड्ढी और पिंकी राजपूत पहुंची थी। और हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं 3 कातिल अभी न्यूज नेशन ने आपके सामने दिखाए। इन तीनों ने आपस में मिलकर 5 लोगों की हत्या की है, लेकिन आज ये खुलेआम घूम रहे हैं। अब हम आपको एक ऐसे कातिल से मिलवाने जा रहे हैं जो इंजेक्शन देके बुजुर्गों की हत्या करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, GH गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है ये शख्स। और उसके बाद कैसे ये बताता है पैसे लेकर लोगों को मारने का तरीका, और कैसे उन्हें इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतारता है। इस पर्दे से हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मौत का स्नान। मिनट 28 राज्य, खबरों के आगे, खबरों के पीछे। नेशन स्टेट शाम 7 बजे, सुबह 6:30 बजे, सिर्फ न्यूज नेशन पर। सेठ धनीराम की बेटी होके एक एरे गहरे से प्यार कभी नहीं।
डैडी हमें कभी दो जिस्म एक जान नहीं होने देंगे। घबराओ मत मीना, सुबह की पहली किरण के साथ मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा अपने स्कूटर पे। सच? अब सरकार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रही है। आज रात 12 बजे से तेल की बढ़ी हुई कीमत मीना, लाल मंदिर तो यहाँ से पूरे 47 किलोमीटर दूर है ना, और आज रात से तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग। अमर, तुम्हारी स्कूटर की एवरेज तो तुम्हारी सैलरी से भी कम है। हम जमाने से दूर कैसे जाएंगे अमर? खबरें बनती है आपकी पावर, इसलिए न्यूज नेशन पर हर खबर सोच समझकर। तमिलनाडु में परंपरा के नाम पर बुजुर्गों को दी जा रही है मौत। न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा, महिला आयोग ने दिए जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा। 2014 चुनावों से पहले चेहरा बदलने की कोशिश में जुटी कांग्रेस। जयंती नटराजन का इस्तीफा, सचिन पायलट आजाद, जयराम रमेश और आनंद शर्मा भी छोड़ सकते हैं अपना मंत्री पद। बिजली की कीमतें कम करने का प्लान बनाने में जुटे केजरीवाल। बिजली इंजीनियरों से की मुलाकात, चुनाव में रेट 50% घटाने का किया था वायदा। शिवराज सिंह चौहान ने किया मंत्रिमंडल का गठन, कैलाश विजयवर्गीय, यशोधरा राजे सिंधिया, जयंत माले, गोपाल भार्गव टीम में शामिल। और जोहानिसबर्ग टेस्ट में भारत ने कसा शिकंजा, कुल बढ़त 400 रनों के करीब। दूसरी पारी में शतक से चूके कोहली। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, मौत का स्नान। दक्षिणी तमिलनाडु के 3 जिले प्रमुख था, यानी कि मदुरई, विरुद्धपुरम और रामनाथपुरम में यह परंपरा है जिसे आप कहते हैं तलई कुथल। तलई कुथल का मतलब होता है मौत का स्नान, यानी कि आप अपने बुजुर्गों को, जिनका बोझ आप नहीं उठाना चाहते, जिनकी बीमारी आप नहीं झेलना चाहते, जिनके ऊपर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते, वो सास ससुर, वो माता पिता जो आज आपके लिए बोझ बनते दिखाई देते हैं, उनसे छुटकारा पाने का ये एक तरीका है। इससे परंपरा की शक्ल दी गई है तलई कुथल, यानी कि आप अपने बुजुर्गों को पहले अच्छे से नहलाइए धुलाइए, उनका खूब जोरदार तरीके से तेल मालिश कीजिए, ठंडा नारियल पानी पिलाइए और उसके बाद उनके मौत का इंतजार कीजिए। 2-4 घंटे बाद मैटर फिनिश, यही कहता है हर कोई। हमने अभी तक आपके सामने 4 कातिल रखे जिन्होंने 5 हत्याएं की हैं, 5 बुजुर्गों की हत्याएं, और इन 4 कातिलों को हमने अपने कैमरे पर कैद किया, जिन्होंने खुद कबूला हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुरी और पिंकी के सामने कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की हत्याएं की हैं। इसके बावजूद तमिलनाडु प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। आइए अब आपको तलई कुथल का मॉडर्न तरीका, आधुनिक तरीका दिखाते हैं। यहां स्नान नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं साहब, यहां पर मौत का इंजेक्शन होता है। आप किसी कंपाउंडर के पास पहुंच जाइए, किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाइए जो कि सरकारी अस्पताल में काम करता हो, कहिए कि आप तलई कुथल करना चाहते हैं अपने बुजुर्गों का, वो आपसे 5, 10, 15, 20, 50 हजार रुपए लेंगे और उसके बाद मौत का इंजेक्शन 15 मिनट में, मैटर फिनिश। देखिए मैटर फिनिश का अगला कश, अगली किश देखिए उसकी, देखिए। न्यूज नेशन की टीम को तलई कुथल में इंजेक्शन और दवाइयों के इस्तेमाल की घटनाएं लगातार सुनने को मिली। लिहाजा न्यूज नेशन ने इस बात की पड़ताल करने की कोशिश शुरू की और तलाश शुरू हुई विरुद्धनगर के सरकारी अस्पताल से। लोगों से पूछताछ के बाद हमारी मुलाकात हुई उस नर्स से। हमने अस्पताल की नर्स से सीधे पूछा कि हमें अपनी बूढ़ी दादी को इंजेक्शन देना है। क्या मैटर है? मैं कोयम्बतूर से आई हूँ। मेरी एक बूढ़ी दादी है, बीमार है, उसे इंजेक्शन देना है। आप दोगी? पैसे जो भी हो ले लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी, डर लगता है। बताइए ना, किसी को नहीं बोलूँगी। राजा करके एक लड़का है, वो करता है, उसे बोलना नहीं कि मैंने कहा। ठीक है अक्का, वो कहाँ मिलेगा? बोलना मत किसी को कि वहीं पीछे रहता है। नर्स से पता चला कि सरकारी अस्पताल में कोई राजा नाम का कर्मचारी है जो तलई कुथल के नाम पर बेगुनाह बुजुर्गों के कत्ल का कारोबार कर रहा है।
विरुद्धनगर के हॉस्पिटल में हमने राजा की तलाश शुरू कर दी। राजा के बारे में पूछते पूछते हमारी मुलाकात हुई अलगगर से। हमने राजा का नाम पूछा और उसने कहा कि राजा तो अभी नहीं है, लेकिन आप अपना काम हमें बता सकते हो। पहले हम हिचके, लेकिन हमने इसे भी ट्राई करने का फैसला कर लिया। अलगगर को बताया कि हम अपनी दादी से छुटकारा चाहते हैं और उसको सुई देनी है। इतना सुनना था कि अलगगर एकदम चल दिया। एक बार तो हमें लगा कि वो इस धंधे से अनजान है, लेकिन ये हमारी भूल थी और अलगगर अगले ही पल लौट आया और हमारे सामने आने लगा एक और खौफनाक सच। कहाँ से हैं आप? मैं पांडे नगर में रहती हूँ। मैं इंजेक्शन देता, ये किसने बताया है आपको? किसी ने नहीं। चलिए अकेले में चलकर बात करते हैं। एक गांव गई थी जहां तलई कुतल करते हैं और सुना है कि इंजेक्शन भी देकर मारते हैं। जीएच में भी होता है सुना, इसलिए आई और आपसे पूछ लिया। रुकिए रुकिए, यहाँ एक राजा है, उसे भेज देता हूँ, वो कर देगा। जी हाँ, अलगगर भी राजा को ही भेजेगा। अब हमारा शक यकीन में बदल गया कि इस सरकारी अस्पताल का राजा नाम का कर्मचारी तलई कुतल के नए रूप में किसी न किसी तरह की भूमिका निभा रहा है। अलगगर इस धंधे का आदमी है, इसलिए उसने हमें भरोसा दिलाया कि काम तो शर्तिया हो जाएगा, लेकिन आज शाम नहीं। पहले भी किया है राजा ने? हाँ, पहले भी किया है। कहाँ? मेरा मतलब किस गांव में? यहीं पर किया है। इस हॉस्पिटल में? हाँ, यही। उम्रदराज और किस किस का? हाँ, किसी का भी, बुजुर्गों का जो संभाले नहीं जाते। पोस्टमार्टम नहीं करते? पोस्टमार्टम नहीं करते, मारने के बाद बॉडी को भेज देते हैं। ठीक है, 5 बजे कॉल करती हूँ। 5 बजे। अगर अलगगर के दावों पर यकीन करें तो इस बात में कोई शक नहीं था कि राजा और अलगगर तलई कुतल के धंधे में जल्लाद के तौर पर काम कर रहे हैं और पहले भी तलई कुतल को अंजाम दे चुके हैं। न्यूज नेशन की टीम होटल लौट रही थी कि अलगगर का फोन आता है कि राजा आ चुका है और वो आपसे मिलना चाहता है। हम भी उस डॉक्टर डेथ से मिलना चाह रहे थे। राजा ने मिलते ही काम की बात शुरू कर दी। यहीं पे है, आ जाओ। अलगगर ने बोला आप करते हैं? कौन से गांव से हो? मैं कोयम्बतूर में पढ़ती हूँ। दादी पांडे नगर से है। बहुत मुश्किल है, कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं। मैं कोयम्बतूर में पढ़ रही हूँ, क्या करे बोलिए। ना बोलूँगा। बाहर बताना मत किसी को, दे देते हैं वहीं। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि राजा को लाचार बुजुर्गों को मौत के घाट उतारने में महारत हासिल है। वो लाचार बुजुर्ग जिनके अपने खुद उनको जल्लाद के हाथों में सौंप रहे हों। मुझे भी डर है, मैं क्या बाहर बताऊंगी। कहिए कितना लगेगा? 10,000? हाँ। नहीं, 10,000 तो नहीं, मैं इतना तो नहीं दे पाऊंगी। 3,000 दे सकती हूँ। 5,000। मैं भी बैंक से लोन लेकर पढ़ रही हूँ। 3,000 ले लीजिए। 5,000। चलो ठीक है, कब फिर? बात 5,000 में तय हो गई। 5,000 में एक बुजुर्ग का कत्ल।
ऐसा डरावना सच जिसे आपने देखा होगा न पहले सुना होगा। राजा 5000 में एक बुजुर्ग को आसानी से मौत के घाट उतार देने के लिए तैयार है। बात हुई कि 5 बजे हम राजा को फोन कर आगे की बात तय करेंगे। हम होटल लौट आए। ठीक 5 बजे राजा का फोन आता है और हम उससे मिलने जा पहुंचते हैं तयशुदा जगह पर। यहाँ आ जाइए। आप पैसे देंगी तभी मैं इंजेक्शन खरीद पाऊंगा। अच्छा ओके। बाहर से खरीदनी है, यहाँ नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? बाहर मिलती है। अभी तक खरीदी नहीं? नहीं, पैसे नहीं है, कैसे खरीदूं? मैं कैसे भरोसा करूं? हॉस्पिटल भी यही है, मेरा घर भी यही है और आपके पास मेरा नंबर भी है। ठीक है, मैं पैसे दे दूं? हाँ। हम ये जानना चाहते थे कि राजा इस धंधे में अब तक कितने लोगों का तलई कुथल कर चुका है। जरा आप भी सुनिए। ये आपका पहली बार तो नहीं ना? दादी का सवाल है। सच में मैंने पहले भी बहुत किए हैं। हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल और बाहर दोनों जगह। अच्छा, गांव में भी किया है? कोई भी गांव में मैं आ जाता हूँ। सुना आपने? अगर राजा की बातों पर यकीन किया जाए तो कहने से गुरेज नहीं किया जा सकता कि ये एक जल्लाद बन चुका है, जिसकी निगाहों में कोई दया नहीं, जिसके दिल में कोई दर्द नहीं। पेशेंट को देख सकता हूँ मैं? हाँ, अब तो रिलेटिव है, कल देख लीजिए। दवाई लाने के लिए 3000 दे दो, मैं खरीद लूंगा। ठीक है, 2000 दे दो। हाँ, मैं 2000 लेकर आई हूँ। 2000 है, एडवांस है। बाकी काम होने के बाद दूंगी कल सुबह। पहले मुझे दवाई दिखाना, फिर शाम को कर देना। कौन सा गांव? यही पांडे नगर। यही तो है, चलते हैं। नहीं, सब रिलेटिव है और पता चल जाएगा। राजा की बातचीत से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से ये शख्स बिना देर किए किसी भी इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। हमने राजा को थोड़ा और टटोलने की कोशिश की। कैसे करते हैं आप, थोड़ा डिटेल में बताइए। कुछ लोग अपने बुजुर्गों को लेकर आते हैं जिनका ध्यान नहीं रख सकते। बोलते हैं खत्म कर दो, तो हम खत्म कर देते हैं। तो भरोसा कर ले आप पर? सच में। और कैसे करेंगे आप? हाँ, इंजेक्शन देकर ही। ठीक, मैं पैसा दे देती हूँ। राजा हमारे हाथ से पैसे ले लेता है, कत्ल के लिए सुपारी, लेकिन एक परंपरा के नाम पर। इससे पहले शायद ही आपने कभी ऐसा कातिल देखा हो जिसको कत्ल करने का अफसोस नहीं, बल्कि वो इसे समाज सेवा कह रहा हो। पैसे हाथ में आए तो राजा ने कुछ और राज उगल दिए। मेरा नंबर हर स्टेशन में है। कैसे? जीएच में काम करता हूँ, पोस्टमार्टम मैं ही करता हूँ। कोई भी स्टेशन देख लीजिए, मेरा नंबर जरूर होगा। इंजेक्शन देकर आप ही पोस्टमार्टम करते हैं? नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट का करता हूँ। बाकी का इंजेक्शन देकर बॉडी को वापस भेज देते हैं। गिन लीजिए। इंजेक्शन ले लेता हूँ, दे देंगे। सुबह फिर मिले। कब जाएंगे रिलेटिव्स? वो तो रात को जाएंगे, कल सुबह मुझे इंजेक्शन दिखा देना। ठीक है, दवाई सिगप कलर की होगी। सिगप कलर मतलब? लाल रंग, उस पर लेबल नहीं रहेगा। तो कल दिखाएंगे ना आप? प्रॉमिस, आपको दिखाकर ही करेंगे।
ओके, कल मिलते हैं। आप बोलना मत किसी को। हाँ, राजा अपनी हर बात में ये जरूर बोलता है कि आप किसी को मत बोलना। राजा ने पैसे लेकर अगले दिन हमें इंजेक्शन दिखाने का वादा किया। अगले दिन हम राजा के बताए समय पर पहुंचे तो राजा ने हमको वो दवाई दिखाई जिसको वो इंजेक्शन में भरकर हमारी दादी को देने के लिए तैयार था। और राजा के मुताबिक इस इंजेक्शन के बाद दादी मौत के आगोश में चली जाती। कहाँ चले? ये है। क्या है ये? यही है वो दवा। क्या कहते हैं इसे? मुझे भी नहीं पता। आज शाम को पक्का? हाँ, पक्का। कैसे करेंगे? इंजेक्शन से ही। किसी को बोलना मत। 1 बजे कॉल करना। राजा से ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। राजा ने हमको कई फोन किए क्योंकि वो इस काम को अंजाम देना चाहता था। उसने फोन पर ये तक कह दिया कि मैटर जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ गांव में सुनी गई बातों की तस्दीक करना चाहते थे कि आखिर कैसे दवाइयों और इंजेक्शन के इस्तेमाल से तलाई को थल करा रहे हैं दक्षिण तमिलनाडु में कुछ बेरहम लोग। पिंकी राज पुरोहित के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, विरुद्धनगर, तमिलनाडु। आप लगातार देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश मौत का स्नान। जी हां, आपने देखा जैसे जैसे आधुनिकता सामने आती गई, पुरानी परंपरा गई नहीं, उसने अपने आप को आधुनिक बना लिया। अपने बुजुर्गों से पीछा छुड़ाने का यह नया तरीका है, जहां आप डॉक्टरी इलाज, डॉक्टरी मदद के जरिए उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देते हैं। ये डॉक्टर, ये कंपाउंडर किस तरीके से, जो कि सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, वो आपके बुजुर्गों को किस तरीके से नींद की गोली या तमाम तरह की चीजों को देकर मौत के घाट उतार सकते हैं। और इसकी कीमत है महज 5,000 रुपए। एक जान की कीमत 5,000 रुपए तमिलनाडु के 3 जिलों में। ये वास्तविकता हम आपके सामने रख रहे हैं। इस कंपाउंडर को जिसे आपने अभी देखा, इसने कई लोगों की हत्याएं की हैं, लेकिन आज खुलेआम घूम रहा है। चाहे जो कुछ भी हो, ऐसे लोगों को क्या आप समाज में खुलेआम घूमने दे सकते हैं? क्या तमिलनाडु सरकार इस बारे में कुछ भी कहती दिखाई देगी? लगता नहीं है, क्योंकि हमने कई कोशिश की लेकिन कोई जवाब देने वाला मिला नहीं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और निशा खन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निशा जी, मैं एक बार इस चीज को, कल आप हमारे साथ इस रिपोर्ट पर थी और आपसे बात ठीक से नहीं हो पाई थी, इसे क्या कहेंगे आप, जहां एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, एक बहू अपनी सास की हत्या करती है, एक व्यक्ति 3 अपने संबंधियों की हत्या करता है, एक कंपाउंडर जो कि ऐसी अनगिनत हत्याएं कर चुका होता है। अफसोस किसी को नहीं है और हर कोई हमें यह तरीका बता रहा होता है कि आप अपनी दादी को कैसे मार सकते हो। देखिए, अगर इन सब केसों में देखा जाए तो कहीं आपको लगता है ह्यूमैनिटी देखा जाए तो वो नहीं लग रही है। सेल्फिश मोटिव जो हर इस इंसान का जो मेन मकसद है, सेल्फिश मोटिव को ध्यान में रखे तो हम बोलेंगे कि चाहे वो पैसा है, श्रिंकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी साथ में आती है, डिनायल का फेस। अगर देखा जाए तो वही पेरेंट्स, वही रिलेटिव्स जिनको हम मारने की बात करते हैं, वही पत्नी अगर बात करें तो ये सारा इंसिडेंट हमें याद दिलाता है बरसों पहले हमारे यहाँ एक सती प्रथा होती थी जहां पर जिंदा इंसान को जला दिया जाता था। उस प्रथा को बदलते सालों लग गए। दहेज प्रथा, जहां लड़की को बहुत कुछ दहेज में दिया जाता था या उनसे डिमांड करी जाती थी, तो वो सारी चीजें वक्त के साथ बदल रही हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी को एकजुट होकर, स्पेशली अगर ये तमिलनाडु में ये है तो वहाँ साउथ इंडियन कल्चर्स में वहाँ लोग हैं, वहाँ को एकजुट होकर इन चीजों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लॉ, हमारे कानून जो है वो अगर इस चीज पर अगर काम करें, जैसे कि आपने बोला कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही है, वहाँ पर जैसे आपने बोला कि जो डॉक्टर्स तक हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं, तो पुलिस ऑफिशियल से लेकर लीगल से लेकर हर एक इंसान की पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होनी बहुत जरूरी है और उसी का बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल रेखा जी, कानूनी पहलू से जाहिर सी बात ये अपराध है, लेकिन जब ये अपराध दर्ज ही नहीं हो रहा तो अपराध रहा ही नहीं। इस बारे में तो न कोई FIR है, न कोई थाना है, न कोई कचहरी है, न कोई सुनवाई है, न कोई फैसला है। देखिए, मेरी नजर से, कानून की नजर से अगर बात करें
तो बहुत ही स्पष्ट है कि इस पे दफा 302 लगती है। इट इज नथिंग बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर। किसी भी हत्या के मामले के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब कोर्ट के अंदर जो दलील दी जाती है सरकारी वकील की, वो ये होती है कि इसके अंदर मेंस रिया क्या था, यानी कि क्या इंटेंशन थी। साबित करना पड़ता है कि ये हत्या करने के पहले क्या जो आरोपी था उसने उसके मन के अंदर क्या बात निकल रही थी, क्या बात चल रही थी, उसका क्या मंसूबा था ये काम करने के पीछे। क्या वो हत्या करना चाहता था या वो गलती से कुछ हो गई, क्या उसका इरादा था भी कि नहीं हत्या करने का। तो पर जो ये सारी घटना जो आपके सामने जो अभी अपने चैनल के माध्यम से मैंने देखी, उसमें तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो आरोपी है उसकी जो मंसूबा था वो सिर्फ एक हत्या करने का ही था और कुछ नहीं था। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, जब भी सबसे पहले तो ये बात जो देखनी पड़ेगी अजय जी कि इसके अंदर कंप्लेनेंट कौन है, और कंप्लेनेंट तो इसके अंदर कोई है ही नहीं, कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं है। परंतु जब पुलिस के जो कर्मी है, पुलिस कर्मियों को इसके बारे में जब पता चलता है, अगर अपने आप भी पता चलता है ऐसी हत्या का, वो इस पूरे मामले से अपने आप को अनभिज्ञ रखते हैं। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुडीर और पिंकी जब वहां पहुंचे पुलिस स्टेशन में, हम दिखाएंगे आपको वो उनकी बातें भी, वो कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है। तो इसका मतलब कि ये कॉन्स्पिरेसी, इसके अंदर जो पुलिस कर्मी हैं वो भी इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर, यानी कि वो लोग सब मिले हुए हैं। और इसके ऊपर ये जो सेक्शन 120B कॉन्स्पिरेसी जो इंडियन पीनल कोड के अंदर जिसको मानते हैं कि साजिश, तो ये जो पुलिस कर्मी है जो इस कंप्लेंट को एक बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो इसको हत्या का श्रेणी में लाते ही नहीं है। वो ये शायद समझते ही नहीं कि कानूनी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक दफा 302 लगता है, बहुत स्पष्ट तरीके से लगता है। तो पुलिस कर्मी और जो आरोपी हैं और जो वहाँ के समाज के लोग हैं, अगर सब इस मामले को अनदेखा सा करना चाहते हैं, ये कह के कि ये तो एक रिचुअल है, वहाँ का एक ट्रेडिशन है, तो ये सारे के सारे लोग अगर कानूनी नजर से देखें तो इनके ऊपर सेक्शन 302 रेड लिस्ट, सेक्शन 120B एंड सेक्शन 34 लगता है, जिसके अंदर ताउम्र की सजा भी मिल सकती है। और साथ साथ इनको अगर हम उसको देखें तो रेयरेस्ट और रेयर की कैटेगरी के अंदर जाए तो इनको सजाए मौत भी मिल सकती है। बिल्कुल। टीना जी, हम हमारे तथाकथित तौर पर सभ्यता और संस्कृति के नाम पर संवेदनाओं की बात करते हैं। क्या वाकई में इस तरह की वारदातों को देखने के बाद संवेदना नाम की कोई चीज बचती हुई दिखाई देती है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप अपने माता पिता के नहीं हो सकते तो शायद किसी के नहीं हो सकते इस दुनिया में। मुझे लगता है कि जो प्रश्न आपने किया है अजय, वो बहुत लेयर्स में उसके जवाब हैं। मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। जो भी आपने कहा उससे कोई भी सहमत होगा, सुन के भी इसको मतलब रोंगटे खड़े होने वाली बात है। पर इसमें एक दूसरा पहलू जो मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि देखिए सालों से चला आ रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है, मनोवैज्ञानिक उनका क्या स्तर होगा, मेंटल लेवल क्या होगा उनका, और हर व्यक्ति कर रहा है तो क्या सोच के कर रहा होगा। ये सारे कातिल हैं जो घूम रहे हैं, जिनको इस बात का एहसास भी नहीं कि उन्होंने कत्ल किया। बिल्कुल, और बहुत कम पैसों के लिए, 5000 रुपए के लिए बहुत डेस्परेट है करने के लिए कि आप ले आइए, मैं तो रोज करता हूँ, ये मेरा तो नंबर सारे थानों में है, सारे स्टेशन में मेरा नंबर है, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ। डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, सिस्टम भी इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं आपका ये एक रूटीन वर्क इसको कह सकते हैं, आपकी साइकी में बैठ चुका है। आपका जो आप इसको आप कत्ल नहीं समझ रहे हैं। जैसे रेखा जी ने कहा कि आपके लिए कत्ल नहीं है, ये तो ऐसा है कि जैसे आप नहाने गए और आपने कपड़े पहने, इस तरह से अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे लगता है इसको इमीडिएटली इसको कर्व करना चाहिए और इमीडिएटली इस पे कोई एक्शन होना चाहिए। स्टेट इस पे सुओ मोटो ले सकती है अगर स्टेट लेना चाहे। जो सीडी आपने बनाई है, जो रिपोर्टिंग आपने की है, वो थाने में दी जा सकती है। और मुझे लगता है कि इसमें जब आप ये केस को लेकर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग छूट जाएंगे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग हैं जिनको आपने रिपोर्ट नहीं किया है, तो उनके लिए आप क्या सोचेंगे? क्योंकि तीनों के तीनों जिले जो है मिले हुए हैं, तो इसमें कम से कम मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 25-50 लोग तो होंगे जो इसमें जिनको जेल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ होता नहीं है। राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेंद्र जैन जी हमारे साथ है अजमेर से। बधाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अजमेर से सीनियर सिटीजन राजेंद्र जैन बोल रहा हूँ। जी साहब। हेलो जी, बताइए सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मतलब जो कार्यक्रम आपने बताया और जनता की राय ली है, एक बहुत जोरदार कार्यक्रम है। जन जागरण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम को चलाना चाहिए। और पता नहीं देश में कैसे क्या काम हो रहे हैं, धर्म के नाम पे कर्म हो रहे हैं, कर्म के नाम पे धर्म हो रहे हैं, और यही मर्म है। मैं इसके ऊपर 3 लाइन सुना दूं। जी बहुत धन्यवाद जैन साहब। पाली से NS राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठौर साहब, क्या कह रहे हैं आप? सर, मैं अभी जो आपकी जो न्यूज आ रही थी जी,
जो माँ बाप की हत्या करते हैं उनको तो उम्र कैद होनी चाहिए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। ये है कि माँ बाप के दर्शन तो चारों धाम के दर्शन होते हैं, हमारे राजस्थान में तो ऐसे मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपके मतलब जो आपने जो अभी उठाया है मुद्दा जी, तो उसको तो पूरा करो आप, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद इस पर। अजय, इसमें उम्र कैद नहीं, इसमें मौत की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज है जो आप कर रहे हैं, तो मतलब उम्र कैद बहुत कम होगी इन लोगों के लिए। रेखा जी, क्या ऐसा संभव है कि हमारे देश की अदालतें, जिनके सामने इस तरह के मामले लगातार आते रहते होंगे, सुओ मोटो इस पर कोई कार्रवाई कर सके? बिल्कुल ले सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट्स जो हैं, कई बार आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऐसी बात हमारे जो जजेस हैं उनके संज्ञान में आती है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, उनको ये पावर है। आर्टिकल 226 के अंदर रिट पिटिशन भी फाइल हो सकती है, इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी, अगर कोई समाज सेवी है जो चाहता है कि ये मामला ऐसा है जो सब पब्लिक को कंसर्न करता है, कोई PIL भी इसके अंदर फाइल करी जा सकती है। और अगर हमारे जजेस चाहें इस केस को, जो भी देख रहे हो, आपके टीवी के माध्यम के थ्रू देख रहे हो या कोई अखबारों में पढ़ते हैं, तो ये कोर्ट्स को भी पावर है कि इस मामले की सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करी जाए। कई बार होता है, पहली बार नहीं है। हमारी जो आजकल की जो जुडिशरी है बहुत जागरूक हो गई है, बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो गई है, और हो सकता है कि आज आपकी चैनल की इस रिपोर्टिंग को देखें तो कोई न तो कोई जज जो है, मैं अपेक्षा करती हूँ अगर कोई देख रहे होंगे तो शायद इसका संज्ञान लेके सुओ मोटो इसके अंदर एक इंक्वायरी भी कंडक्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, मिलिंद मिश्रा जी नागपुर से। बताइए मिलिंद साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मुझे ये बोलना है कि तमिलनाडु के लिए जो घटना चल रही है तले कदम के बारे में। जी, हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि करुणानिधि और जयललिता अम्मा वो भी तो पूरे हो गए हैं, इन लोगों को भी उसके बारे में नहीं सुनने की बात। जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, लगता है आप शायद कहीं हैं, वहां से आवाज ठीक नहीं आ रही है। आपसे दोबारा बात करते हैं। नंदलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं नंदलाल साहब? नंदलाल जी, ऐसा लगता है कि नंदलाल जी का फोन कट गया होगा। बहुत सारे हमारे दर्शक हमसे बात करना चाह रहे हैं, अपनी राय हमारे सामने रखना चाह रहे हैं। हम वाकई में आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि इस तरह के मुद्दे से अगर आप अपने आप को जोड़ रहे हैं तो ये जागरूकता वाकई में आपके बीच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जनता के बीच में जागरूकता नहीं है तो फिर वाकई में इस तरह की रिपोर्ट दिखाने का कोई मकसद रह नहीं जाता है। निशा जी, मानसिकता की बात हम कर चुके, लेकिन मैं आपसे बस ये समझना चाहूंगा, मदुरई, विरुद्धनगर, रामनाथपुरम, ये 3 जिले जहां ये काफी ज्यादा प्रख्यात है, ये तथाकथित तौर पर परंपरा, बहुत ही संपन्न जिले हैं। यहां पर आमतौर पर संपत्ति विवाद न के बराबर है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, 83% से ज्यादा यहां पर लिटरेसी रेट है, और यहां पर प्रशासन का पूरा जोर दिखाई देता है, सड़कें वगैरह सब बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसे में इस तरह की परंपरा लगातार चली आए और कोई इसके ऊपर ध्यान तक न दे, लोगों के दिमाग में स्ट्राइक भी ना करे, क्या ये संभव है? देखिए, कई बार कई चीजें हम कस्टम्स के तौर पर करते हैं, रिचुअल्स के तौर पर करते हैं, तो हमें उनका पता होता है कि उनका कोई बेस नहीं है, या वो अगर नुकसानदायक भी है। जैसे श्रिंकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ओल्ड एज में है, कोई बीमार है, तो वो उसे मारने की कोशिश करते हैं इन तरीकों से। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी कि उनको लगता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। अगर बीमार पड़ गया है, हस्बैंड है, पेरेंट्स है ओल्ड एज में, इन्हें कौन संभालेगा? तो वो श्रिंकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो अपने आप पर आने नहीं देते। और ऐसे केसेस में कई बार ये होता है, जैसे गिल्ट जो है वो कत्ल करने के बाद नहीं, पहले आता है। अगर आपने कत्ल कर दिया तो वो गिल्ट खत्म हो जाता है, तो वो एक रीजन बहुत बड़ा बन सकता है। क्योंकि ऐसे केसेस में वही है, श्रिंकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको लगता है अगर हम काम में ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो शायद हम अपने बुजुर्गों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, चाहे कोई भी फैमिली मेंबर है, चाहे वो ओल्ड एज में कभी भी है। और अधिकतर केसेस जो है वो ओल्ड एज के हैं, तो कई बार हो सकता है प्रॉपर्टी के अंदर भी, वही भी कह रही हूँ, कहीं ना कहीं सेल्फिश मोटिव अपने आप में है। और मुझे अपनी डेली रूटीन का जो पार्ट है, कई चीज हम सदियों से करते आ रहे हैं, हम उसके बारे में क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, बिकॉज वी थिंक दैट इट इज बेनिफिशियल। एक अपने बुजुर्ग माता पिता सास ससुर को मौत का इंजेक्शन देना और माफ कीजिएगा कान छेदवाना, बात बराबर है?
उनके कस्टम्स, उनके रिलीजन में, उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो बात बिल्कुल बराबर है। अगर देखा जाए तो अगर आप बाकी रिलीजन या कंट्रीज की बात करें जहां पर इंसान को मार दिया जाता है तो वो एक आम सी बात होती है। तो उस चीज को समझिए। अगर हम अफगानिस्तान जैसे जिलों में बात करें, वहां पर अगर लेडीज के खिलाफ कुछ होता है तो वहां पर सरेआम मार दिया जाता है। हमारे इंडिया में उसे नहीं माना जाता। ह्यूमन राइट्स वाले अगर हम किसी को आई वुड से फांसी की भी सजा देते हैं तो उसके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स करता है। फर्क है अजय, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें यहाँ पर सेंसिटिव तरीके से बात करनी चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, एग्जीक्यूशन करता है, गवर्नमेंट कर रही है। वहां पर कान काट दिया जाता है, वहां पर हाथ काट दिए जाते हैं। वो उनका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। तो लोग नहीं करते हैं। आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को जहर नहीं दे सकते हैं, ऐसा कहीं भी परमिट नहीं है। और अगर हमारे देश में अगर देखा जाए तो अगर आप कुछ ऐसा चीजें जो नहीं सहन कर सकते हैं या कोई ऐसा इलाज है जो नहीं करा पा रहे हैं, आप दुखी हैं, आप शरीर से दुखी हैं, तो आप मर्सी प्ली में जा सकते हैं, जो प्रेसिडेंट को आप गुहार लगाते हैं। तो मुझे लगता है कंसेप्ट कह रही है ये रिफाइंड जगह पर है। मेट्रोज में ये चीज है। अगर आप रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर मर्सी किलिंग को शायद वो समझते हैं। भ्रूण तालिबान, जैसे भ्रूण हत्या या फीमेल फिटिसाइड या सती की बात जैसे निशा जी कह रही थी, वो एक, या अब आजकल के जमाने में देखें तो ऑनर किलिंग या हॉरर किलिंग जिनको हम कहते हैं, तो वो सब एक ट्रेडिशन के नाम के ऊपर चलती आ रही है। और जो हम लोग उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि समाज का एक हिस्सा है और हमारा समाज कुछ चीजों को एक्सेप्ट करता है। जैसे लड़की का जन्म होना अगर हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अगर कोई उसकी भ्रूण हत्या कर देता है या फीमेल फिटिसाइड कर देता है उसके पैदा होने के बाद में, अगर हम अपने इतिहास में देखें तो राजपूत लोग जो थे और जो राजस्थान के अंदर अक्सर ये सुना जाता था कि लड़की होते ही उसको पलंग का जो होता है उसके पाया, उसके नीचे उसको कुचल दिया। या जो कोई औरत विधवा हो गई तो उसको सती के नाम के ऊपर, उस प्रथा के नाम के ऊपर उसकी लिटरली उसकी अपनी हत्या कर दी। तो शायद उसी तरीके से शायद निशा जी का मतलब उसी तरफ होगा। दोनों चीजों में एक फर्क है। हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ हैं, ओमकार जी खुशीनगर से। ओमकार जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं यह कहना चाहता हूँ श्रीमान जी के अपने देश में कुछ ऐसी जगह पर भी ऐसी घटनाएं चल रही है, चेक करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मान्यवर इस क्षेत्र का कोई न कोई सांसद या विधायक भी होगा जी, और मेरा निवेदन है कि आप उस सांसद या विधायक से भी उसकी प्रतिक्रिया इस पर दिखाएं तो बिल्कुल बिल्कुल। रवींद्र जी पुणे से हमारे साथ हैं। रवींद्र जी। रविंदर जी रवींद्र जी सॉरी। ये आपके चैनल पे आज देखा, बड़ा दुख हुआ ये सब देख के जी कि हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है और नौजवान लोग अपने ही बुजुर्गों को मार रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि नौजवान लोगों को भी बताना पड़ेगा कि कल आप भी बुजुर्ग होंगे और ये अच्छी बात नहीं है कि बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। तो शायद के अंदर कोई भावना ऐसी जागृत हो या वो समझे, तो ये ऐसा नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि इस बारे में जागरूकता जरूर हो। रविंद्र जी बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। आइए अब चलते हैं मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर के पास। धीरेन्द्र, उस पूरे माहौल को जरा समझाइए। क्या इनमें से किसी को भी इस बात का बोध भी था, एहसास भी था कि ये उन लोगों की हत्याएं कर रहे हैं जिन्होंने शायद इन्हें जन्म दिया हो या जिनकी वजह से शादी करके उन घरों में ये पहुंचे हो? देखिए अजय जी, हमने जब पूरे लगातार उन सब तमाम लोगों के चेहरे देखे और देखा कि वो बातचीत करते हुए उनका कैसे मतलब बॉडी चेंज हो या वो थोड़ा सा झिझके, वो कहीं नहीं था, वो अपने आप से ही बोल रहे हैं। जैसे मैं इसमें एक दोबारा से आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, महेश्वरन जिस शख्स ने 3 तलाई कुतल किए हैं, उसके सबसे बड़े उसने लगातार, जैसे हमने सिर्फ ये कहने की कोशिश की, हमारी रिपोर्टर्स को सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया लोकल जो जानकार को साथ ले जाके, उसने कहा कि ये अपनी दादी के बारे में पता करना चाहती हैं, तलाई कुतल के बारे में जानना चाहती हैं। तो उसने अपने आप से ऐसे रेस्पॉन्स दिया जैसे एक बहुत ही नेचुरल चीज है। उसने कहा कि हाँ मैंने भी 3 कत्ल किए हैं, 3 तलाई कुतल किए हैं, इस तरह कहा उसने। तो लगा कि ये क्या कह रहा है। और इसीलिए बातचीत के बीच में अगर आप देखें कि वो अचानक हमारी रिपोर्टर पूछती है कि क्या आपको ये पाप नहीं लगता, यानी मतलब अपना कंट्रोल, हालांकि स्ट्रिंग के दौरान या तमाम स्टोरीज के दौरान रिपोर्टर अपने तमाम कंट्रोल में रहते हैं और चीज जानना चाहते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज थी कि अपने इमोशंस का एक्सप्रेशन रिपोर्टर कर देता है कि क्या आपको ये पाप नहीं लगता। उसके में वो कहता है कि हाँ पाप है, क्या आपका सुनना भी पाप है, यानी वो नाराज हो जाता है और उठने लगता है कि आप ये क्या बात कर रहे हो, ये पाप नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं कहूंगा कि उनको कोई भी चीज फील नहीं हो रही थी और उनको नहीं लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस सबसे बड़े क्राइम को करने में किस तरीके से लोग मददगार साबित हो रहे हैं, ये भी हमने आपको दिखाया।
हमने आपको दिखाया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो कंपाउंडर जो कि मौत का इंजेक्शन लगाने को तैयार था उस दादी के लिए जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, और हमारे संवाददाता ने उसे बस क्रिएट कर दिया था। तो आइए अब आपको उसका दूसरा सच भी दिखाएं, कैसे वो चाहता था कि किसी भी तरीके से बाकी के बचे 2000 रुपए भी उसे मिल जाएं, और इसके लिए वो उस दादी को, जो कि है ही नहीं कहीं, उसे इंजेक्शन देना चाहता था। कैसे उसने हमारे संवाददाताओं को बार बार फोन कर उनका जीना हराम कर दिया था कि भाई तले को थल जल्दी कराओ, क्यों नहीं करा रहे हो, छोटा सा काम है, जल्दी करो, मुझे पैसा चाहिए। आइए देखिए उस रिपोर्ट की अगली कड़ी। मासूम, लाचार और सहारे के लिए ताकते अपने बुजुर्गों के कत्ल की ये परंपरा कैसे चल रही है? क्या है तलाई कुथल? कैसे करते हैं इसको? न्यूज नेशन अब आपको ये समझाने की कोशिश करता है। तलाई कुथल के लिए घर के लोग पहले से प्लान करते हैं। रात में अच्छे भले सोए बुजुर्ग को तलाई कुथल करने से एक दिन पहले उसके सर में कई तेलों से मिलाकर बनाए गए खास तेल से मालिश की जाती है। इस तेल में कैस्टर ऑयल यानी रिंडी का तेल, मूंगफली का तेल और नारियल का तेल मिलाया जाता है। सोते हुए उस बुजुर्ग को सर में मालिश करने के दौरान ठंडे पानी से नहलाते रहते हैं। इस सबसे उस बुजुर्ग के शरीर का तापमान लगातार गिरता रहता है और इस बीच में बुजुर्ग को नारियल पानी में तुलसी मिलाकर लगातार पिलाते हैं। शरीर से कमजोर बुजुर्ग अपनी मदद के लिए पुकार भी नहीं पाता। ये है विरुद्धनगर का समाज कल्याण विभाग का दफ्तर। यहाँ हमारी मुलाकात हुई समाज कल्याण ऑफिसर से। पहले अपना परिचय दिया और फिर तलाई कुथल के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन मैडम के भोलेपन ने देश की सरकार को भी मात दे दी। तलाई कुथल इसका क्या मतलब है सर? तलाई कुथल जो कई गांवों में परंपरा के तौर पर चल रहा है। नारियल पानी से मौत। ओह, मौत का तलाई कुथल। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो जो बुजुर्ग होते हैं काफी बूढ़े, उन्हें बेड पर कितने दिन जिंदा रखेंगे, ये सोचकर फैमिली वाले जब आसपास वाले कहीं चले जाते हैं तब करते थे। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले पहले बहुत करते थे, अभी पता नहीं, अभी नहीं है, अभी उतना है नहीं। तो समाज कल्याण विभाग से निकलकर हम जा पहुँचे पुलिस कप्तान के यहाँ। पूरी कानून व्यवस्था संभालने वाले कप्तान साहब के दफ्तर में मुलाकात नहीं हो सकी। टीम जा पहुंची उनके स्टाफ ऑफिसर के पास। यहाँ भी हाल सरकारी ही था। इनको भी मालूम नहीं, इस दफ्तर में भी किसी को मालूम नहीं कि तलाई कुथल है क्या। स्टोरी कागो बंदो स्टोरी दिल्ली से एक स्टोरी पर आए हैं। सूचना मिली है कि यहाँ अभी भी तलाई कुथल होता है। यहाँ पर तलाई कुथल नहीं, ऐसा कुछ तो सुना नहीं। गांव में नारियल पानी देकर मारते हैं। गांव में बुजुर्गों को मारते हैं नारियल पानी पिलाकर। वो यहाँ होता है? ऐसा यहाँ कोई केस नहीं है। नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है यहाँ पर। एसपी से मिलना है। नहीं, वो बिजी है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से वो चेहरे दिखा रहे हैं जो खुलेआम इन अधिकारियों की इस अनभिज्ञता पर तमाचा मार रहे हैं। प्रॉपर्टी है तो ठीक, वरना मार देंगे। डर तो है ही, डर के बिना थोड़ी ही जिंदगी चलती है मेरी। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें एक दिन कपड़े बदलकर तेल से मालिश कर ठंडे पानी से नहलाकर नारियल पानी पिलाकर मार देते हैं। हमने पुलिस कप्तान साहब से फोन पर बातचीत कर मिलने की कोशिश की तो उन्होंने तलाई कुथल पर बात करने से भी मना कर दिया। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो इन सरकारी अफसरों को अंधा और बहरा बना रही है? बहरहाल ये लोग भी इस देश के गुनहगार तो हैं, और हम इतना तो कह ही सकते हैं कि इस घृणित परंपरा को रोक पाने में नाकाम ये लोग भी बड़ी सजाओं के हकदार हैं। पिंकी राज पुरोहित के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, विरुद्धनगर, तमिलनाडु।
तो आप देख रहे थे किस तरीके से स्थानीय प्रशासन से जब हमने बात करने की कोशिश की, वेलफेयर ऑफिसर, पुलिस महकमा, हर कोई बस ये कहता था तले को थल, अच्छा होता होगा। बुजुर्गों को जब नहीं झेला जाता तो उन्हें मार देते हैं, कोई नई बात नहीं है, बड़ा आम है। देखिए ये वही भारत है जहां एक जमाने में श्रवण कुमार की गाथाएं होती थीं, जहां पर श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करने का दावा करते हुए और उनके आचरण हमें पालन करने के लिए कहा जाता है। हिंदू सभ्यता और संस्कृति की दुहाई दी जाती है और ये वो सभ्यता है जो तमिलनाडु में न सिर्फ प्रचलित है बल्कि इसे रोकने की कोई कोशिश करता हुआ भी दिखाई नहीं देता। न्यूज नेशन के कैमरे पर आपने देखा कम से कम 5 कातिलों को जो कि कत्ल का अंजाम देने के बाद बेखौफ होकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इन्हें कोई रोकता हुआ दिखाई देता है? तले कुथल एक ऐसा शब्द है जिसे आप आसानी से कहकर निकल जाते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं एक बहू जिसने सिर्फ 1 महीने पहले अपनी सास का तले कुथल किया, बस स्टैंड पर हमें मिली और कितनी आसानी से बाय कहकर चली गई। जरा देखिए। पिछले महीने ही नारियल पानी दिया है। किसने? आपने? तीनों तेल लगाकर, नहलाकर, नारियल पानी पिलाकर सुला दिया। क्या उम्र थी? 80 साल की थी, बीमार। कब किया था? यही 2-3 महीने हुए। आपने जिनका किया वो क्या लगती थी आपकी? तुझे क्या करना है इतने सवाल पूछकर? जो ज्यादा बीमार बुजुर्ग हैं, जिनका ध्यान नहीं रख सकते, उन्हें ही वो ऑयल देकर, नहलाकर, नारियल पानी पिलाकर मार देते हैं। आपने जिनका किया वो क्या लगती थी आपकी? ननद। क्या? मेरे पति की बहन। उम्र हो गई थी 80 साल की, इसीलिए। तो चलिए, यहाँ तो हमने आपको एक महिला को अपनी ननद की हत्या करते हुए दिखाया। अभी आपको दिखाते हैं कुछ ही देर में कैसे एक महिला ने बस स्टैंड पर हमारी संवाददाता से मिली थी और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सास का तले कुथल किया है 1 महीने पहले। बड़ा आसान है, नारियल तेल लगाओ, उनका शरीर का तापमान कम करो, नारियल पानी पिलाओ, मर जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम संतुष्ट होकर आराम से काम करो। दिखाएंगे आपको वो भी। ये है वास्तविकता हमारे समाज की, जहां हम तथाकथित तौर पर भारतीय वैल्यूज की बात करते हुए दिखाई देते हैं। रेखा जी, आप काफी अचंभित दिखाई दे रही हैं। सच मानिए तो आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मुझे शायद इस बात को एट अ ह्यूमन लेवल में इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती हूँ कि कोई भी इतना क्रूर हो सकता है किसी का व्यवहार। कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते समय अक्सर हम जब हम अगर कानूनी भाषा से कोई बात करते हैं तो जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसकी बात करते हैं कि हत्या किस चीज से करी गई, चाकू से करी गई या पिस्तौल, मतलब पिस्तौल से उसको गोली मार दी गई या गला घोट दिया गया या पत्थर से मार दिया गया या रस्सी से उसको फांसी। नहीं सोचा होगा कि तेल और नारियल पानी से सोचा होगा मारा जा कि सकता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कोई हार्डन क्रिमिनल की हम बात करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स को रेयरेस्ट और रेयर की कैटेगरी में डालकर फांसी की सजा देनी चाहिए। अभी हाल ही में हमारे देश के अंदर आपके चैनल्स के थ्रू हमने कई ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करी है, ऐसी हत्याओं के बारे में बात करी है। अगर हम निर्भय केस की बात करते हैं या आरुषि केस जो है, जो आजकल बहुत ज्यादा मीडिया में प्रचलित रहा, तो ऐसे केसेस की बात करते हैं जहां पर सजाए मौत की भी बात हुई। रेप के केस के अंदर, निर्भय केस के अंदर उनको फांसी की सजा भी दी गई, भले वो ये केस था कि उनको 302 के अंदर सजा दी गई। आरुषि केस के अंदर भी इतनी बड़ी बात हुई कि क्या इनको अपने खुद के ही बच्चे के हत्यारे हैं, क्या इनको मौत की सजा मिलनी चाहिए या सजा? यहाँ तो माँ बाप की, और इतना दिन दहाड़े, और जो वेपन ऑफ ऑफेंस क्या है, तेल और नारियल पानी और एक तुलसी उसको पिला के आप ये कर सकते हैं। बहुत ही शर्म से सिर झुका जाता है कि हमारे समाज का इतना नैतिकता का पतन हो सकता है। इसके आगे मैं कुछ कहने लायक ही नहीं हूँ। बिल्कुल। एक माफ कीजिएगा, एक वरिष्ठ सिटीजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, डीजे मौर्य साहब। मौर्य साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका ये प्रोग्राम मैं कल से देख रहा हूँ लगातार। जी मौर्य साहब। चर्चा का मैं कोई अर्थ नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसकी जड़ें कहाँ हैं। दरअसल इसकी जड़ें ये अकेले प्रथा नहीं है, ये और यौनाचार और ये दुराचार, भ्रष्टाचार, सारी सभी कुप्रथाओं की जड़ें धर्म में है, हिंदू धर्म में है। इस बात को आपको अगर खोजना हो तो ये एक पुस्तक है
क्या हिंदू बालू की बीच पर खड़ा है हिंदू धर्म। सुरेंद्र कुमार मौर्य साहब, अज्ञात आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, जाहिर सी बात है आपके पास तजर्बा ज्यादा होगा। हम इसे धर्म से फिलहाल इसलिए नहीं जोड़ना चाहते क्योंकि ये एक परंपरा है और इसे हम इतनी तक रखना चाहेंगे। जाहिर सी बात है आप इस पर ज्यादा विचार कर सकते हैं। आपने अपनी राय रखी, बहुत धन्यवाद। बंशीधर सैनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैनी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लोग है ना, इनके ऊपर तो कानून का कुछ अभी वहाँ की पुलिस क्या कर रही है। 2 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, हो सकता है इतने दिन पहले पुलिस को नहीं पता होगा जी। लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम भी चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। निशा जी, पुलिस जिस तरीके से इस मामले में काम करे या ना करे, लेकिन इस सच्चाई को जब हमने सामने रखा है, क्या आपको लगता है कि अब लोग इस पर सोच भी सकेंगे, विचार भी कर पाएंगे, या ये वैसे होगा अच्छा आज देख लिया बहुत अच्छा है, बहुत दुख हुआ, आगे बढ़ जाते हैं? जैसे कि रेखा जी ने बोला था कि अगर कोई एनजीओज आगे आकर या कोई इंसान आकर या कोई जज वगैरह इस चीज में इंटरवीन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि परंपरा के चलते हैं तो बुजुर्ग तो इस हालत में होंगे नहीं कि वो इसके खिलाफ कोई कदम उठाएं। इससे पहले कि कोई इस ओल्ड एज स्टेज में जा रहा है और उसे पता है उसके साथ फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, तो वो मुझे लगता है इस केस के अगेंस्ट अगर खुद वो कुछ ग्रुप बनाकर अगर ऐसा कुछ करे तो मुझे लगता है इसके खिलाफ कुछ किया जा सकता है। और एनजीओज जैसे मैंने पहले बोला था इसमें इंटरवीन कर सकती है, जैसे रेखा जी ने बोला कि PIL की जा सकती है, या अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है जैसा आपने बोला, क्योंकि कल से आप इस प्रोग्राम को दिखा रहे हैं और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एक्शन लिया गया है। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। स्पेशली हम हमेशा बोलते हैं कहीं चेंज की जरूरत है पूरी सोसाइटी में है, तो कहीं ना कहीं जो उस लेवल तक के लोग भी हैं उनको भी ये समझना होगा कि ये चीज बदलने की तो बहुत दूर की बात है। मैं उससे एक स्टेप पहले ही आपसे पूछ रहा हूँ, इस तरह की चीजों को टेलीविजन पर देखकर या ऐसी खबरें पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हम कुछ देर के लिए रुकते हैं और सोचते हैं कि क्या कल हमारे साथ भी यही होगा। लेकिन क्या ये थॉट हमारे लिए इतना टेम्परेरी है, अभी आया और तुरंत निकल गया कि नहीं जी हमारे साथ तो नहीं हो सकता? देखिए ऐसा बहुत बार होता है। अगर देखा जाए तो आप कभी शमशान घाट में जाएंगे ना तो लोग 2 मिनट के लिए शमशान घाट में जाते हैं, लेक्चर सुनते हैं और थोड़ी देर बाद वहां जाकर बहुत कुछ बोलते हैं, दुनिया में कुछ नहीं, हम साथ लेते वक्त पैसा नहीं लेके जाते, कुछ लेकर नहीं जाते, बट वापस जैसे ही वो शमशान घाट से बाहर निकलते हैं वो अपनी ही दुनिया में लॉस्ट हो जाते हैं। और मुझे ऐसा ये चीज लगती है हम लोग सब टेम्पररी उस चीजों पर सोचते हैं, बात करते हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन की करें तो उसे शायद कई सदियां और कई साल लग जाते हैं चीजों को अपने आप में लाने पर। एक 16 दिसंबर से 16 दिसंबर बीत गया, क्या हमने अपनी सोच में बदलाव लाया? हम में से कितनों के लाइफस्टाइल में चेंज आया उस 16 दिसंबर के बाद? कई घर ऐसे हैं जिनमें वो लोगों को अपने लड़कियों को निकलना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो देखने वाले हैं वो नेगेटिविटी भी लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगेगा कि ये बहुत आसान तरीका है, वहां ऐसा होता है तो वहां से ये ऐसा कराया जा सकता है। जिनके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो ये नेगेटिव कंसेप्ट सामने कहीं अगर बुजुर्ग हैं, आपको लगता है कि दिल्ली, मुंबई और बाकी जगहों से लोग पहुंचना शुरू कर देंगे इन तमाम इन लोग हमारे अपने बुजुर्गों से हमें। बिल्कुल, और मैं ये बोलूंगी इस चैनल के तहत बुजुर्ग भी अगर इस चीज के लिए कि अगर उनके साथ बच्चे ऐसा कर रहे हैं और उनको भी इसके अगेंस्ट सतर्क हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज अ नेगेटिविटी। और जो नेगेटिव माइंड पर्सन है वो कुछ भी इस चीज से अडॉप्ट कर सकता है। आप ये नहीं सोच सकते कि लोग मीडिया से सिर्फ पॉजिटिव मैसेज लेते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन आप क्या लेना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं वो इस प्रोग्राम के अगेंस्ट भी जाएंगे, इसके फेवर में भी बोलेंगे। निशा जी आप कुछ कह रही थी? माफ कीजिए टीना जी आप कुछ कह रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है इसमें 2 तरह के माइंड काम करते हैं। एक माइंड काम करते हैं कि आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, आप उनकी बीमारी का खर्चा नहीं उठाना चाहते, आप उस किलकिल में नहीं रहना चाहते जो आपको बुजुर्गों से मिलती है। और दूसरी बात मुझे लगता है एक माइंड ये भी काम करता है कि इनको बीमारी से छुटकारा दिला दिया जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने एक अच्छा काम किया, तभी वो इस जुर्म को जुर्म नहीं समझ रहे हैं। तो ये बड़ा घिनौना एस्पेक्ट है इसका, बहुत हल्के में ले रहे हैं। 2 मिनट का काम है, मैटर फिनिश जैसे आपने इसको बोला। तो मुझे एक एस्पेक्ट इसका एक बहुत घिनौना एस्पेक्ट ये है, और मुझे लगता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो हो रहा है। बच्चों को मालूम है कि हमें अपने माता पिता के साथ ऐसा करना है, बूढ़े डर रहे हैं कि हमारे बच्चे किसी भी दिन हमारे साथ ऐसा कर देंगे। और जैसे कि निशा ने कहा कि लोगों को वहां पर कुछ ग्रुप बना के कुछ करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा होना होता तो अब तक कोई ना कोई कर देता। तो वहां पर ये इतनी उनकी रगों में बस चुकी है, आम बात है। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोई कार्रवाई तो जरूर हो। डॉक्टर मोंडेगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र से। डॉक्टर साहब बताइए क्या कह रहे हैं आप? हेलो जी बताइए। सर मैं डॉक्टर जी
और ये बहुत ये बात है कि इस तरह की घटनाएं हमारे आधुनिक भारत में भी हो रही है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, हेलो जी आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। ये बहुत ही निंदनीय बात है, हमारे शर्मनाक बात है पूरा हमारे भारतवासी के लिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, तमिलनाडु सरकार से, सर ये जो योजनाएं बनाती है, टीवी दे देते हैं, फिर मतलब क्षेत्र बांट देते हैं, उनको जो दिखाई नहीं देता सर, ये बुजुर्ग हमारे इस तरह से हुए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ योजना बनाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, हमें आपको यहीं पे डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। आइए अपने दर्शकों को जरा एक बार फिर दर्शन करा दें उन 4 लोगों के जो हमारे कैमरे पर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तले कुथल किया है भाई, बड़ा आसान तरीका है, मैटर फिनिश। इनके मैटर फिनिश को देखिए जरा। तो बताओ क्या किया था? 1 महीना ही हुआ है, सास बीमार थी, डॉक्टर के पास ले गए बार बार, फिर परेशान होकर गर्म पानी से नहलाया, नारियल पानी देकर मार दिया, मैटर खत्म। आपने किया है? कैसे? नारियल पानी पिला दो, आधे घंटे के बाद रैंडी के तेल से मालिश करके नहला दो तो मर जाएगी। नारियल का तेल शरीर के लिए बहुत ठंडा हो जाता है, रैंडी का तेल और भी ठंडा होता है। और ठंडे पानी से सिर को पकड़कर लगातार नहला दो, लगातार ठंडा पानी डालते रहो तो वो सांस नहीं ले पाते और उसी वक्त खत्म। कैसे मरते हैं? अगर कोई बुजुर्ग स्वस्थ भी है तो ऐसा करने पर उन्हें भी पीलिया हो जाएगा। पिछले महीने ही नारियल पानी दिया है। किसने? आपने? तीनों तेल लगाकर नहलाकर नारियल पानी पिलाकर सुला दिया। क्या उम्र थी? 80 साल की थी, बीमार। कब किया था? यही 2-3 महीने हुए। क्या आपने भी किया है किसी का? हाँ मैंने किया है, बीमार थे, मैंने अपने पति का किया। तेल से मालिश देकर एकदम से ठंडे पानी से नहलाकर बार बार खत्म कर दिया। उम्र हो गई थी, रेडी के तेल से मालिश कर ठंडे पानी से नहलाया। तो ये तमाम लोग आपके सामने हम पेश कर रहे हैं जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे तलई कुथल किया जाता है और कैसे इस घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हमने राज्य प्रशासन से इस मामले पर कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। जाहिर सी बात है, इस पर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, इस सीडी को दिखाकर मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहां पर एक आस्था का सवाल है, और क्या ये आस्था वाकई में इतनी आसानी से टूट सकती है? निशा जी, इस तरह की परंपराओं को, जिसे आप रूढ़िवाद कहते हैं, आस्था का एक प्रतीक बन जाता है और इसे आप आसानी से बहुत मैटर ऑफ फैक्ट करते हुए चले जाते हैं। क्या इसके खिलाफ कार्रवाई कर पाना इतना वाकई में आसान है? क्या आप लोगों की मानसिकता को आसानी से बदल सकते हैं? क्योंकि सती प्रथा को प्रतिबंधित होने के बावजूद 70 साल बाद भी राजस्थान में सती एक बार फिर किया गया था। देखिए, वही है कि सालों लग जाते हैं इन प्रथाओं को बदलते हुए, और अगर आज हम बदलाव की बात सोचेंगे और आप जैसे चैनल पर अगर ऐसे प्रोग्राम दिखाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस आएगी। बहुत सारी सोशल एनजीओज जो है वो आगे आएंगी, समाज सेवी संस्थाएं अगर आगे आती हैं तो ऐसे लोगों को वो घर घर जाकर आगे अवगत करा सकती हैं कि आपके साथ भी फ्यूचर में ऐसा होगा। और मुझे लगता है अगर ये काउंसलिंग का प्रोसेस यंगर जनरेशन से किया जाए, जैसे कि 24-25 साल या 15-20 साल की फ्यूचर में जो आपके बुजुर्गों के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये कई सालों तक अगर प्रोसेस या कई महीनों तक चलेगा तो मुझे लगता है एकजुट होकर अगर उनके साथ किया जाए, उन्हें इस चीज का एहसास कराया जाए, ये परंपरा के नाम पर जो किया जा रहा है वो गलत है। क्योंकि मेरे ख्याल से कोई समझाने वाला नहीं है, गलत है। बहुत बार ऐसा होता है हमें कोई गाइडेंस, राइट गाइडेंस देने वाला हो, जैसे कि टीना जी ने बोला कि उनको ये लगता है वो छुटकारा दिला रहे हैं क्योंकि वो बीमार हैं, ये बीमारी के चलते हैं, तो शायद वो इस एहसास से उनको लगता है कि वो उसी चीज को बार बार करते रहे वो सही है। तो उस एहसास से बाहर निकालना कि अगर वो बुजुर्ग हैं तो उनकी देखभाल की जा सकती है, और इतने भी बुरे हाल है जैसे कि पहले टीना जी ने बोला मर्सी किलिंग, तो उस कंसेप्ट के बारे में उतने और अवेयरनेस कराई जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं चैनल्स के थ्रू हमें अवेयरनेस मिलती है। जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी, 16 दिसंबर के बाद
रिपोर्टेड केसेस बढ़े, क्योंकि अवेयरनेस आई लोगों में। तो मुझे लगता है अगर अवेयरनेस आएगी तो उससे लोगों में कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल बदलाव आएगा। अगर हम सती प्रथा को बदलने की बात कभी नहीं करते तो आज बदलाव नहीं आता। अगर हम दहेज प्रथा को तोड़ने की बात नहीं करते तो वो भी प्रथा कभी बदलती नहीं। आज बदलाव की बात करते हैं तो हम जैसे हम तीनों औरतें स्टेज पर बैठी हैं, अगर हमने बदलाव की बात करी तो तभी हम सब आगे आए हैं। तो बदलाव आज सोचेंगे तो कल आएगा। बिल्कुल। धीरेन्द्र, आपने जब वहां इन लोगों से बातचीत की, आपने और पिंकी ने, क्या आपने भी यही पाया कि दरअसल ये लोग जिस घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे हैं उसके पीछे मकसद ये है कि चलो इन बुजुर्गों को इनकी यातना से छुटकारा दिला देते हैं और ऐसा करके हम उनका भला कर रहे हैं और ऐसा करने में कुछ बुरा नहीं है? यातना का छुटकारा दिलाने से बड़ी चीज हमको अजय पूरी चीज में इसमें बातचीत में ये लगा कि वो छुटकारा पाना चाहते हैं। छुटकारा दिलाना एक अलग शब्द हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर उन लोगों को ये मालूम था कि बुजुर्ग होने के बाद आपको जो उन पर पैसा देना है या सुविधा देनी है। आपने एक लगातार बात नोट की होगी कि बुजुर्गों का ख्याल कौन रखेगा, उनको कौन रखेगा, हम काम पे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको ये मालूम नहीं है कि वो लोग बुजुर्ग होते हैं तो उनको सम्मान की जरूरत होती है और उन पर थोड़ी सी देखभाल की जरूरत होती है, आपके थोड़े से समय की जरूरत होती है, लेकिन वो सिर्फ छुटकारा पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में मशगूल रहने के लिए। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण बात है। रेखा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये देखिए वो वृंदावन याद आता है, जहाँ पे वृंदावन के अंदर जो विधवाएं हैं उनको छोड़ दिया जाता है। शायद उनके परिवार वाले भी यही सोचते हैं कि हम उनको छुटकारा दे रहे हैं या छुटकारा पा रहे हैं। धीरेन्द्र जी से कहा, ये तो एक सोचने की बात हो जाएगी। बहुत बड़ी विडंबना है इस सवाल के अंदर कि हम छुटकारा पा रहे हैं कि छुटकारा दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आप पुराने जमाने के अंदर काशी विश्वनाथ के अंदर भी जो हमारे देश के जो बुजुर्ग लोग थे उनको छोड़ दिया जाता था। अभी भी होता है कि आप अपने बुढ़ापे के अंदर जब तक ईश्वर आपको नहीं पुकार लेता तब तक शायद अपना अंतिम समय भगवान का पूजा पाठ करने के अंदर वहीं पर शायद बनारस के जो घाट हैं, बनारस की जो धर्मशालाएं हैं, वहीं पर उनकी गलियों के अंदर आप अपना आखिर का जो जीवन है वहीं पे खत्म कर दीजिए। इतने सालों के बाद भी अभी तक ऐसे ही हमारे देश के वृद्धों की ये हालत है। वृंदावन में तो अभी तक इस तरीके से जो हमारे देश की जो नारियां हैं, जो विधवा हो जाती हैं, स्पेशली जो कम एज में हो जाती हैं, उनको वहीं भेज दिया जाता है। उनके बाल हैं जो उनका सिर मुंडवा दिया जाता है और वो किस तरीके से वहां पे भीख मांगती है, उसको भिक्षा कहा जाता है। उसको एक अच्छा सा ऑनरेबल नेम देके हम अपने आप को एक्सेप्टेबिलिटी पाने की कोशिश करते हैं, जबकि हर स्थिति के अंदर अपनी ड्यूटी से, जैसे निशा जी ने कहा, श्रिंकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट करना एक तरीके से कानूनी तौर पे क्राइम ही है, क्राइम से कम नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म होता है डील विद द प्रॉब्लम। डिफेंस मैकेनिज्म डिनायल में हम कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, बट हम डिफेंस मैकेनिज्म ये यूज करते हैं कि ये मेरे फायदे के लिए नहीं है, हम दूसरे के लिए, दूसरे के फायदे के लिए कर रहे हैं। अजी, सबसे घिनौना पहलू जो है कि आप हत्या कर रहे हैं। आप कुछ भी छुटकारा पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, बट आप हत्या कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है इन लोगों को कानून की जानकारी भी नहीं होगी। बिल्कुल, हत्या कर रहे हैं और ये हत्या के अलावा और कुछ भी नहीं है। परंपरा के नाम पर हत्या। हमारे साथ एक आखिरी कॉलर हमारे साथ मौजूद, इससे पहले कि शो को हम खत्म करें। जी साहब, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, बताइए। हाँ, मैं हंसराज बोल रहा हूँ राजस्थान से। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अभी आपका प्रोग्राम देख के अभी भी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो मतलब ये प्रोग्राम का अंजाम दे सकते हैं। जी, कहना चाहता हूँ अभी भी गांव में बहुत सारे लोग बैठे हैं तो आपका प्रोग्राम देख के ये प्रोग्राम अंजाम दे सकते हैं, आप वाला जो बता रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा न हो हंसराज जी, और इसीलिए हम इस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं। हम आप सबों का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, इस शो में आप शामिल हुए। इस पूरे प्रोग्राम का लक्ष्य सिर्फ एक है, तुलई कुथल जैसी कुरीति, इस परंपरा को तुरंत बंद कर देना चाहिए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को इस पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। इस बाबत जो हमसे हो सकेगा हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे ताकि इस पर हम नकेल कस सकें। लेकिन समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरह की कुरीतियों को आगे बढ़ाना जघन्य अपराध है, और यही बात हम आपके सामने रखना चाहते थे। ये हत्या है, तलई कुथल नहीं।